बिहार स्पेशल सेट था परफेक्शन है इसका, और सेट नंबर 14 था, और हमने इसके कंपाइल पीडीएफ जो आपको अवेलेबल करवाए थे उसमें सबसे पहला सेट की बात करेंगे, बिहार के परफेक्शन आईएएस के ही थे, जो कि सेट नंबर 14 है। ठीक है, और कल हमने 75 तक करवा दिया था, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 75 से ही रिपीट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे देख रहा है, जो इस प्रकार से है, कोसी नदी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें एवं कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, किसके संदर्भ में, कोसी नदी के संदर्भ में। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, कोसी नदी का उद्गम नेपाल के गोसाईनाथ धाम से होता है। तो ध्यान रखें, बिल्कुल ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 धाराओं से मिलकर बना, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 धाराओं से मिलकर मिला, इसलिए इसको सप्तकोसी कहते हैं। ठीक है, 7 धारा कौन कौन, उसका नाम लिख दे रहा हूं, आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते। एक का नाम है सनकोसी। क्या है इसका, सनकोसी। दूसरा का नाम क्या है, भोटिया कोसी। कौन कोसी, सब में कोसी लगा होगा। ठीक है, भोटिया कोसी। ठीक है, तीसरा का नाम है तंबा कोसी। क्या नाम है, तांबा कोसी। चौथा का नाम है लिखू कोसी। ठीक है, क्या नाम है, लिखू कोसी। ठीक है, पांचवा का नाम है दूध कोसी। क्या नाम है, दूध कोसी। ठीक है, छठा का नाम है अरुण कोसी। क्या नाम है, अरुण कोसी। और द लास्ट का नाम है तामुल कोसी। आपको क्या याद रखना, कोसी तो सब में लगा हुआ, इस 7 धाराओं से मिलकर बनी है, और 7 धारा का नाम है सन कोसी, भोटिया कोसी, तांबा कोसी, लिखू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तामुल कोसी। ठीक है, इन सारे धारा जब आपस में मिलते हैं ना, तो कोसी नदी का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये कहां से निकलती है, हाँ, इसकी मुख्य धारा अरुण एवरेस्ट से निकलकर उत्तर में तिब्बत से निकलती है। ठीक है, ये भी ठीक है। इसका वास्तविक नाम की बात करेंगे, कौशिकी है। तो बोल रहा है इसके कौन से कथन सही है, तो सारे ही सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इसके सही है, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। कोसी नदी किस वजह से जानी जाती है, किस वजह से प्रसिद्ध है कोसी नदी, तो क्या बताएंगे, बाढ़ की वजह से। ठीक है, मार्ग खूब बदलती है। ठीक है, क्या बदलती है, मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। अब बिहार में कोसी नदी को बिहार का क्या बोलते हैं, खुशी, ठीक है, तो बिहार का शोक बोलते हैं। ठीक है, बिहार का शोक बोला जाता है। अब बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। ठीक है, किस नदी को कहते हैं बंगाल का शोक, तो दामोदर नदी को। ठीक है ना, कोसी आपको ध्यान में रखना है, बिहार का इसको शोक कहते हैं, क्योंकि जब आती है तो अपने साथ बहुत बाढ़ लाती है, बहुत नुकसान करती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन, बिहार के निम्न में से किस जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर नहीं है, मतलब उस जिला में नहर से सिंचाई नहीं होती है। तो कहां पे नहीं होती, तो किशनगंज में। ठीक है, किशनगंज नहीं, इसका आंसर किशनगंज है। ठीक है, किशनगंज में जो सिंचाई का मुख्य साधन जो है तो नलकूप होता है। ठीक है, नलकूप जानते हैं ना क्या होता है, जी सर, वो हैंडपंप अरे जो रहता है ना। बोर्डिंग, गांव देहात में उसको बोर्डिंग बोलते हैं, हम लोग जाके खूब नहाते थे उसमें। ठीक है, हाँ बोरिंग। ठीक है, उसको नलकूप बोलते हैं। ठीक है, नहाते भी थे, सिंचाई का सिंचाई भी हो जाता है, नहा भी लेते थे हम लोग। ठीक है, तो किशनगंज में नलकूप से होता है। ठीक है, बाकी पश्चिमी चंपारण, अरवल, भोजपुर, इस सब में क्या होता है, तो नहर से आपको सिंचाई आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एक प्रश्न पूछ लेता हूं, बिहार का प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना जो था, जिसपे देहरी के पास में इंद्रपुर नामक स्थान पे सोन नदी पे बांध बनाया गया है, तो ये निर्माण कब हुआ था, ठीक है, सोन परियोजना का निर्माण 1874। बिल्कुल, तो 1874 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कुछ खनिज का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो हाँ, सोन नहर, सोन जो परियोजना जो है ना, वहां से 2 नहरें निकलती है। ठीक है, एक पूर्वी सोन है, दूसरा कौन है, पश्चिमी सोन है। ठीक है, और सोन नदी से लाभान्वित होने वाला राज्य केवल बिहार ही नहीं है, और कौन कौन सा राज्य है जो सोन नदी से लाभान्वित होती है, उत्तर जहानाबाद, प्रदेश, गया, पटना, वो राज्य है जहानाबाद, गया और पटना, ये राज्य है ये। नहीं, जिला। उत्तर प्रदेश, ठीक है, झारखंड, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिहार है, झारखंड है। यूपी है, ठीक है, और कौन है, एमपी है, मध्य प्रदेश भी होगा क्या, झारखंड नहीं होना चाहिए सोन से, छत्तीसगढ़। सोन से झारखंड नहीं होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो सब नहीं होगा, चेक करें, बिहार है, यूपी, एमपी होना चाहिए, देख लीजिए। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन सा चीज कहाँ पे मिलता है, पेट्रोलियम बिहार में कहाँ पे मिलेगा, पेट्रोलियम, भागलपुर में। तो पेट्रोलियम आपको मिलेगा किशनगंज में। ठीक है, सॉप स्टोन कहाँ पे मिलेगा, सॉप स्टोन मुंगेर में। यूरेनियम कहाँ पे मिलेगा बिहार में, यूरेनियम गया। ध्यान रखें, बिहार में गया में मिलता है। ठीक है, अग्निशा मिट्टी की बात करेंगे तो ये आपको भागलपुर में। ठीक है, सोना कहाँ पे मिलेगा, सोना, सोना की बात करेंगे जमुई में। ठीक है, तो सोना आपको कहाँ पे मिलता है, जमुई। कोयला कहाँ पे मिलेगा, बिहार में थोड़ा सा कोयला भी मिलता है, तो भागलपुर में। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, भागलपुर में कोयला मिलता है। ठीक है, अबरक कहाँ पे मिलेगा बिहार में, अबरक गया, नवादा, गया में, नवादा में, दोनों ही जगह मिलता है। ठीक है, चलिए आप
इस सॉप सॉप स्टफ को टॉल्क पाउडर कहा जाता है, ठीक है, मुंगेर में मिलता है, ध्यान में रखना। चूना पत्थर कहाँ पे मिलेगा? चूना पत्थर बिहार में रोहतास। कैमूर रोहतास में, कैमूर में, ठीक है। चूना पत्थर की बात करेंगे तो किसका रॉ मटेरियल है, क्या बताओगे किसका रॉ मटेरियल है? सीमेंट का। सीमेंट का, ठीक है, सीमेंट का, ठीक है। अब आते बिहार सॉप विधान, स्टोन, सॉप स्टोन ये सोरा तो नहीं है जो व्यापार होता था मुंगेर से? नहीं नहीं, उसको साल्ट पीटर कहते थे सोरा को, ठीक है, सोरा को साल्ट पीटर कहा जाता था। और इस सोरा का व्यापार जो थी नोनिया जाति करती थी, और इसके लेकर बिहार में 1770 के आसपास नोनिया विद्रोह भी हुआ था, ठीक है। ये टॉल्क पाउडर होता था। टॉल्क पाउडर का क्या यूज होता है ना, उसी को क्या करते हैं टॉल्क पाउडर का, टॉल्क ही कहते हैं इसको, ठीक है। चौक वगैरह नहीं, चौक तो नहीं होता ना, क्या होता है, टॉल्क पाउडर इसको बोलते हैं, ठीक है। टॉल्क पाउडर होता होगा कोई यूज, तो धातु ही होगा, खनिज ही होगा। चलिए, तो इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अब आते थे बिहार विधानसभा, ठीक है। तो बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष जो होते हैं संवैधानिक पद है, ठीक है। किसी भी सदन का स्पीकर की बात करेंगे संवैधानिक पद होता है। इसके संबंध में कुछ बातें दी गई है, उस पर चलिए देखिए। बिहार विधानसभा के वर्तमान, माइक बंद करके रखिए, काम धंधा करते हुए क्लासेस नहीं करनी है, माइक बंद कीजिए, ठीक है। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर यादव है, तो ये तो करंट का क्वेश्चन है। और इनकी राजनीतिक यात्रा 1978 में शुरू हुई थी। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष नंद किशोर यादव पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से 7 बार के विधायक चुने गए। बताइए क्या सही है? सभी सही है। तो दोनों का स्टेटमेंट सही, हालांकि इसका उत्तर समय के साथ मतलब क्या हो सकता है, बदल भी सकता है, ठीक है। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव है। अध्यक्ष कहने का मतलब स्पीकर, ठीक है। इनकी राजनीतिक यात्रा की बात करेंगे 1978 में शुरू होती है। अब वर्तमान में कहां से जीत कर आए हैं? पटना साहिब। पटना साहिब से, ठीक है। 7 बार के विधायक रहे हैं पटना साहिब से, ठीक है। चलिए, इससे पहले महागठबंधन सरकार में विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी की बात करेंगे। इनसे पहले महागठबंधन सरकार में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो अवध बिहारी चौधरी हुआ करते, जो कि राजद के थे। बिहार के प्रमुख नहरों एवं उनके उद्भव संबंधी जिलों का नाम बताना है। क्या पश्चिमी सोन नहर औरंगाबाद से निकलती है? सही है। नहीं निकलती। कहां से निकलती है? रोहतास से निकलती है। डेहरी और सोन बोलते हैं ना, हाँ। ठीक है, वहां से निकलती। गलत है, ठीक है। त्रिवेणी नहर की बात करेंगे तो त्रिवेणी नहर की बात करें पश्चिमी चंपारण, ठीक है। कमला नहर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कमला नहर पूरा नाम नहीं, इसका पूरा नाम एक नदी का और भी नाम जुड़ा होता है। कमला के साथ कौन सी नदी जुड़ी हुई है? बलान जुड़ी हुई है, ठीक है। बलान जो है इसकी सहायक नदी है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद के सकरी नहर की बात करेंगे तो सकरी नहर कहां से निकलती है? तो नवादा से निकलती है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो सकरी नहर नवादा से, कमला नहर दरभंगा से, त्रिवेणी नहर की बात करेंगे तो पश्चिमी चंपारण से, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार की सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिलों का कौन सा, ठीक है, जोड़ा जो है सो सही नहीं है। हाँ, सोन नहर की बात करेंगे ना तो सबसे प्राचीन नहर है, ठीक है। तो 74 में निर्माण इसका शुरू हुआ था, लेकिन बन के तैयार 76-77 में बनकर शुरू होता है, ठीक है। त्रिवेणी नहर, हाँ, त्रिवेणी नहर के निर्माण की बात करेंगे तो 1904 में शुरू हुआ था। त्रिवेणी नहर किस नदी पे है? कोसी नदी पे त्रिवेणी। गंडक, त्रिवेणी गंडक, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे, बताना बिहार की सिंचाई परियोजनाओं में लाभान्वित जिलों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, ठीक है। तो क्या अगर बात करेंगे सोन नहर लखीसराय तो गलत हो जाएगा। मूसाखंड सिंचाई योजना गया, ये भी गलत, लेकिन गंडक योजना समस्तीपुर सही है कि नहीं? सही है। बिल्कुल ठीक है, सही है। गंडक योजना की बात करेंगे समस्तीपुर आपका क्या है? सही है, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी सारे ही सारे गलत है। बदुआ रिजर्वियर की बात करेंगे, बदुआ जलाशय जो है ना, ये आपको पड़ता है बांका भागलपुर में है। कहाँ पे है? कहाँ पे? बांका में और भागलपुर में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। मुसखंड की बात करेंगे, मुसखंड सिंचाई योजना की बात करेंगे तो ये आपको कैमूर में आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे है? ये कैमूर में है, ठीक है, मुसखंड। सोन की बात करेंगे तो सोन तो आप लोग बता ही दोगे, कहाँ पे? सोन रोहतास में है, ठीक है। कहाँ पे है? रोहतास में। रोहतास में है, ठीक है। बाकी गंडक की बात, हाँ बिल्कुल, ये गंडक तो कहाँ पे आपको? समस्तीपुर, इधर राइट आंसर, ठीक है। बिहार के उत्तरी भाग में पुरापाषाण काल के औजार मिलते हैं जिनमें पत्थर की कुल्हाड़ी के फल, चाकू और खुरपी शामिल है। चिरांद और चेचर में नवपाषाण काल के साथ साथ त्रांपाषाण कालीन औजार भी देखने को मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन है बक्सर एवं चिरांद से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृद भांत के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, ठीक है, बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है इसमें से, ठीक है। तो पहला वाला गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, ठीक है, सही है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी पहला गलत है, बाकी सारा ही सारा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही। पहला क्यों गलत है बताइए?
दक्षिणी भाग में मिल रहा है क्या? उत्तरी भाग तो में ध्यान में नहीं रखिएगा, है। बिहार के दक्षिणी उत्तरी भाग में भाग पूरा कह रहा है, बसवन काल के, दक्षिणी भाग यहाँ पे होगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दक्षिणी भाग होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, इसमें दक्षिणी भाग होगा। ठीक है, अब जाओगे चिरान। चिरान किस जिला में है? सारण। सारण में। सारण में चेचर है, किस में है? वैशाली। वैशाली में। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखिए, चेचर की बात करेंगे तो वैशाली में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नवपसान कालीन आपको बहुत सारे औजार देखने को मिले। चिरान में जो औजार जो मिले, नवपसान कालीन औजार जो मिले हैं, वो किसके बने हुए हैं? तो हड्डी के बने हुए। किससे बने हुए हैं? हड्डी ठीक के है, बने। तो हड्डी के बने हुए औजार जो है सो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नवपसान कालीन स्थल भी है और त्रामपसान कालीन स्थल भी है। पूछा जाता है, गलती कैसे कराएगा? तो चिरांद और चेचर, ठीक है, बिहार के केवल नवपसान कालीन स्थलों में गिने जाते हैं। लेकिन नवपसान कालीन की बात करेंगे, नवपसान कालीन के अलावा क्या है, तो ध्यान में रखना है, ये त्रामपसान कालीन भी है। ठीक है, बक्सर एवं चिरांद से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभान के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे ये उत्तरी भाग नहीं होगा, क्या होगा? साउथन होगा। ठीक है, दक्षिणी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2-3 सही है, पहला गलत हो गया। किस स्रोत के अनुसार विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगन ने सरस्वती नदी के तट से आगे और बढ़कर सादा नीरा को पार किया? सादा नीरा मतलब कौन सी नदी? गंडक नदी। ठीक है, सादा नीरा का मतलब जिसमें सदा मतलब क्या रहे? जल रहे। ठीक है, तो किस स्रोत के अनुसार विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगन ने सरस्वती नदी के तट से आगे और बढ़कर सदा नीरा को पार किया? तो कहाँ पे जानकारी देखने को मिलती है? तो सतपथ ब्राह्मण में। किसमें है? सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, बिल्कुल, तो ये कहानी आपको सतपथ ब्राह्मण क्या स्टोरी है सुन लीजिए। ठीक है, 800 ईसा पूर्व में रचित सतपथ ब्राह्मण विदेह माधव उसके पुरोहित गौतम राहुगन ने सरस्वती नदी के तट से आगे बढ़ते हुए बिहार की सदा नीरा के तट पर पहुंचने का विवरण मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में विदेह का उल्लेख सम्राट के रूप में किया गया है। ठीक है, फिर 83 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने। आर्य करने के लिए निकले थे ना? हाँ बिल्कुल, सदा आर्यन नीरा बनाने नदी के लिए पर निकले थे, बिल्कुल। हाँ ठीक है, त्रिशंकु सरस्वती का। नदी से रास्ता भी मांगते हैं, बिल्कुल। किस स्रोत के अनुसार कीकट एक अपवित्र देश है? बताइए, कीकट के बारे में अपवित्र बताया किस स्रोत के अनुसार है? तो बताइए किसके बारे में बात हुआ रहा है? कीकट बिहार 12 के पुराण बारे में। में ठीक है, वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 12 पुराण में चर्चा है कि कीकट एक मगध अपवित्र वाले देश है। हाँ, जबकि किसके बारे में पवित्र बताया गया है? ठीक है, तो कीकट एक अपवित्र देश बताया गया 12 पुराण में। गया को मतलब पवित्र बताया गया है। ठीक है, तो गया को क्या बताया गया है? तो गया का आपको पवित्र बताया गया, ये भी आप ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अन्य पुराण की बात करें, वायु पुराण में राजगिरी, गया, पुनपुन इत्यादि को पवित्र स्थानों में भी रखा गया है। मतलब बिहार की जानकारी वेद में पुराण दोनों में आपको मिलता है। बज्जी संघ के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। बताइए क्या सही होगा? सभी गंगा सही के है। उत्तर में वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में स्थित बज्जी 8 से 10 सही है। बज्जी संघ हाँ, तो ध्यान में रखिएगा, बात करेंगे गंगा के उत्तर में वर्तमान तिरहुत मंडल में स्थित में बज्जी में 8 संघ थे। तो ठीक है, 8 गो संघ था। बज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य की बात करें, लिच्छवी था, बिल्कुल ठीक था। लिच्छवी राज्य के शासक की बात करेंगे तो क्षत्रिय थे, तो ध्यान में रखना, ये भी ठीक है। और कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख, ठीक है, राज शब्दोपजीवी के संघ के रूप में किया है, तो ये भी सही है। ठीक है, सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है। ठीक है, लिच्छवी के बारे में, लिच्छवी का राजा कौन था? चेतक था ना लिच्छवी का राजा, और उसके बहन से किसका विवाह हुआ था? चेलना का शादी चेलना। हुआ। ठीक है, किसके बाद चेलना का शादी किससे हुआ था? अजातशत्रु से चेलना। बिंबिसार से हुआ था। से। ठीक है, बिंबिसार के बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। हाँ, हेलेना का ठीक हुआ है, था ना बिंबिसार से। हाँ। अब आते देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आसान है। बज्जी संघ का संविधान में प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र था, बिल्कुल डेमोक्रेसी तो थी, लेकिन साथ में संघात्मक कुलीन तंत्र था, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल ये आपका सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। कल भी मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इसके संदर्भ में। एक मिनट, अब बताइए, राजाओं का सभा प्रशासन देखिए जिसमें 7,707 सदस्य तथा आपस में विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते थे। ठीक है, राजाओं की सभा संस्था कराती थी, जबकि कार्यकारिणी महासमिति के प्रधान थी। बज्जी संघ के प्रधान चेतक की पुत्री का विवाह मगध नरेश अजातशत्रु के साथ हुआ था। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है?
चौथा गलत है। इसमें सही ले रहा है, इसका आंसर 85 है ना, 85 का वही बी तो आंसर बोल ले रहे रहा हैं। है। चेलना का बज्जी संघ के शादी प्रधान हुआ था। चेटक के पुत्री के विवाह मगर नरेश अजातशत्रु के साथ, मगर नरेश अजातशत्रु से चेटक का विवाह। अच्छा एक मिनट, मैं ही कंफ्यूज कर रहा हूँ क्या? एक तो सेनजीत वाले से हुआ था ना सर। अरे परसेनजीत की अजातशत्रु बेटी का का नाम तो शादी। बजीरा था, उससे तो हुआ ही था इसका। ठीक है, एक मिनट में सोल्यूशन देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, मिस्टेक मिस्टेक, वो ठीक है, चेतक ही यही था। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, सही है। और बिंबिसार ने तो 3 विवाह किए थे ना, एक जो था परसेनजीत की बहन से हुआ था। ठीक है, परसेनजीत की बहन से बिंबिसार का विवाह हुआ, परसेनजीत की बेटी से अजातशत्रु का विवाह हुआ था। ठीक है, बजीरा जिसका नाम था। एक मध्य नरेश, अरे तब महाकौशला जो थी परसेनजीत की बहन थी। वजीरा की बात करेंगे, परसेनजीत की बेटी थी, कजन सिस्टर हुआ अजातशत्रु का था, दोनों का विवाह हुआ था बनारस को लेकर जब झगड़ा हो गया था। तो इसमें हालांकि सारा ही ऑप्शन सही है। ठीक है, बज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक कुलीन तंत्र का था, संघात्मक भी था लेकिन कुलीन तंत्र था, मतलब फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं लेता था, लेकिन जनता का भी प्रतिनिधित्व तो उसमें नहीं था। कहने का मतलब ये हुआ। रजाओं की सभा प्रशासन देखती थी, जिसमें 7,707 सदस्य थे तथा आपस में विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते थे। बिल्कुल, रजाओं की सभा संस्था कहलाती थी, जबकि कार्यकारिणी महासमिति के समान थी। अब बज्जी संघ के प्रधान चेटक के पुत्री का विवाह मगर नरेश अजातशत्रु के साथ हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ सही है क्या? हाँ सही। सही है। ठीक है, सही है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में इसको रखना है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, ये सही है आपका। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो आप हमें ये बताइए, बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। सही है। सही है। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कंठक तो सही है। बुद्ध के सारथी का नाम क्या होगा? चन्ना की छन्ना था ना? गलत है। छंदक था ना, छंदक। ठीक है, छन्ना मेरी। चन्ना मेरा। ठीक है, चन्ना नहीं था, छन्ना था, जो भी हो। अब बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था, ये भी सही है, ये भी सही, ये गलत है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग। और बुद्ध का पिताजी का नाम बताइए, यस क्या नाम था बुद्ध के पिताजी का नाम? सुधोधना। सुधोधना। ठीक है, सुधोधन। पत्नी का नाम बताइए, पत्नी का नाम। यस चलिए तो चलिए, एक मिनट डिटेल में पूछ रहा था, बुद्ध के चचेरा भाई का नाम क्या था, जिनके बुद्ध से बनती नहीं थी, अब बुद्ध के देवदत्त। जीवन काल में ही वो देवदत्त। बुद्ध का प्रधान बनना चाहता था, देवदत्त। ठीक है, देवदत्त, देवदत्त था ना? हाँ ठीक है, देवव्रत ध्यान है रखना क्या नाम था उसका? देवदत्त, देवदत्त, देवदत्त था, व्रत नहीं था, दत्त था, जो भी हो एक ध्यान में रखना। बुद्ध के जन्म स्थली का विशद विवरण अशोक ने किस अभिलेख में हुआ है? ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बता दीजिए। रोमन दे। रोमन्नी दई। ठीक है, तो ध्यान में रखें, जब रोमन्नी दई में जब जाते हैं, नेपाल में पड़ता है, ध्यान में रखना है ये। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसी अभिलेख से पता चलता है कि भाई साहब गौतम बुद्ध का जन्म जो था कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, और किस कुल से आते थे? क्षत्रिय कुल से आते थे। अगर कुल का नाम पूछेगा तो क्या बताएंगे? क्षत्रिय। अरे क्षत्रिय तो वो हुआ ना, शाक्य। कुल का नाम क्या था इनका? शाक्य शाक्य था। ठीक है, शाक्य। हाँ, गण शाक्य। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? तो उनको शाक्य मुनि बोलते हैं। ठीक है, शाक्यमुनि। हाँ, आप देखेंगे किस बौद्ध संगीति की सभा में कार्यवाही को पाली के स्थान पर संस्कृत भाषा में संचालित किया गया था? त्रिपिटकों पे प्रमाणिक भाष्य। ठीक है, विभाष शास्त्र की रचना की गई, किसमें की गई? तो ध्यान में, चतुर्थ में। ठीक है, क्योंकि चतुर्थ में कौन आदमी बैठ गया था? चतुर्थ में कौन था? अश्वघोष का प्रभाव था। हाँ, अश्वघोष ने भी अपनी किताब लिखी थी ना संस्कृत में। कौन सी किताब लिखी थी अश्वघोष ने बुद्ध संस्कृत चरित्र। में? बुद्ध चरित्र। ठीक है, हाँ, ध्यान में इसका कहाँ पे हुई थी चौथी बौद्ध संगति? सौंदर्यानंद कुंडल भी के लिखा नाम था ना, कश्मीर। पाटलिपुत्र पर बहुत सारा करंगा लिखा था, सौंदर्यानंद भी था, शुक्लांकार भी था, बहुत सारा था। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कनेक्ट करने का कोशिश इसलिए किया क्योंकि संस्कृत की बात हो रही है, तो इनका जो लिखा गया था बुद्ध चरित्र, जो कि बौद्धों का रामायण कहते थे, जो कि संस्कृत में था। ठीक है, और तो आपको हमें ये बताना है कि ये चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में। तो बिहार से बाहर हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन था तो क्या बताएंगे? अश्वघोष। बिल्कुल ठीक है, तो अश्वघोष की बात करेंगे तो इसके उपाध्यक्ष थे, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, तो अश्वघोष क्या था? इसके उपाध्यक्ष थे, इसको आपको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे तो कुछ प्रश्न है, उस पर भी जरा हम लोग बात करते हैं।
हुन शासक मिहिरकुल ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण करके किस शासक को बंगाल तक खदेड़ दिया? स्कंद। ठीक है, ध्यान में, नरसिंह गुप्त बलादित्य। तो स्कंद गुप्त के शासनकाल में पचमत्तर सीमांत के क्षेत्र पे हो रहा हुनों का आक्रमण नियंत्रित रहा। ठीक है, स्कंद गुप्त के शासनकाल में। उसके बाद हुनों द्वारा गुप्त साम्राज्य के क्षेत्रों पर अधिकार किया जाने लगा। हुन शासक मिहिरकुल ने पाटलिपुत्र पे आक्रमण करके नरसिंह गुप्त बलादित्य को पराजित करके बंगाल पे खदेड़ दिया। ये भी पूछा जा सकता है भाई, नरसिंह गुप्त बलादित्य के समय किसका आक्रमण हुआ था पाटलिपुत्र पे? तो मिहिरकुल का। ठीक है, और हुनों के आक्रमण को किसने नियंत्रित किया था? ध्यान में रखें, किसने नियंत्रित किया था? स्कंदगुप्त ने। ठीक है, स्कंदगुप्त ने पराजित भी किया था। ठीक है, अब आते किताब आपको देखना है जिसका नाम है नरुस्कंदंड नामक कर की चर्चा कहाँ पे मिलती है? तो क्या बताएंगे? तो मुंगेर त्रामपत्र से मिलती है। ठीक है, मुंगेर। बिल्कुल, हाँ, मुंगेर त्रामपत्र से क्या चीज का? ये बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है? तुरुस्कंदंड। ठीक है, नामक ये कर है। क्या है? ये टैक्स है। तो रामपल की मृत्यु के बाद गहरवालों ने बिहार में शाहाबाद और गया तक विस्तार किया। गहरवाल शासक गोविंद चंद ने मुंगेर के त्रामपत्र में तुरुस्कंड नामक कर की चर्चा मिलती है। यह कर यहाँ के किसानों से प्राप्त किया जाता है। इसे तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए साधन जुटाए जाते थे। तुर्क आक्रमण से रुकने के लिए जो भी वो साधन, हथियार वगैरह, वो सब यहाँ से जुटाए जाते थे। ये एक प्रकार का टैक्स है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का टैक्स है। और ये किसके? मुंगेर के ताम्रपत्र जो अभिलेख जो किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा, गहरवाल शासक गोविंद चंद्र से। किससे संबंधित है? गोविंद चंद्र से संबंधित है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तिब्बती यात्री धर्मावहिन ने कर्नाट शासकों के राज्य तिरहुत पे धर्म स्वामिनी होना चाहिए। इसका सही नाम की बात करेंगे तो धर्म स्वामिनी होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया? वही होना चाहिए। कर्नाट के बारे में वही चर्चा करता है। कर्नाट के बारे में एक प्रश्न निकलता है, इसको मिथिला का स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, कर्नाटक वंश को मिथिला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। उनके फाउंडर कौन थे? तो नान्य देव उसके फाउंडर थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। ठीक है, नेपाल के सिमरावगढ़ में जो थी इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो तिब्बती यात्री धर्म स्वामी ने कर्नाट शासकों के राज्य तिरहुत पर किस तुर्क सेनापति के असफल आक्रमण के बारे में जानकारी मिलता है? इनका नाम था तुगरिल तुगन। क्या नाम था इसका? मैं पढ़ा रखा हूँ इसको। ठीक है, तो तुगरिल तुगन। ठीक है, तुगरिल तुगन जो था, ये आपके हूबहू लाइन आपको दिया हुआ है इसमें केबीसी नैनो में। ठीक है, कर्नाट डायनेस्टी जब पढ़ा रहा था तो वहां पे तुगरिल तुगन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसने आक्रमण किए, लेकिन आक्रमण जो था सफल नहीं हो पाता है। ध्यान में रखना है। ठीक है, और उस समय जिस समय आक्रमण किया वहां का शासक जो था राम सिंह था। क्या नाम था उनका? राम सिंह था। ठीक है, गया प्रशिष्टि के अनुसार बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था। इस प्रशिष्टि किस शासक की थी? ये भी प्रश्न पूछा हुआ। ये प्रशस्ति की बात करेंगे, किस शासक की थी? तो क्या बताएंगे? तो वनराज की थी। प्रशस्ति क्या होता था? प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा पत्र होता था। ठीक है, प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा पत्र होता है, जिसमें राजाओं की मतलब क्या हो जाती है? बढ़ चढ़ कर प्रशंसा की जाती थी। हालांकि इसकी प्रामाणिकता की बात करेंगे तो उतनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। तो गया प्रशस्ति के अनुसार बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन था। गया प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो ध्यान में रखना है, किससे संबंधित है? तो क्या बताएंगे? तो बिल्कुल ठीक है, डायनेस्टी से था सर। वनराज किस डायनेस्टी के था? ठीक है, देखना पड़ेगा, नई जानकारी है मुझे वनराज के बारे में। सॉल्यूशन में देख के बताता हूँ। देखते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, कितना नंबर है ये? 92। एक मिनट। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 के बाद बिहार के क्षेत्र में दिल्ली का नियंत्रण स्थिर पर गया। लखनऊती एवं बिहार के शासकों ने 1236 से 1266 के बीच दिल्ली के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखी। ठीक है, एवं इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने में व्यस्त रहे। गया में बनराज नामक राजा गया प्रशस्ति के अनुसार बलबन के अधीन थे। हालांकि लखनऊती के शासक तुगरिल खान ने बलबन की अधीनता स्वीकार कर दी, लेकिन 1279-80 में पुनः विद्रोह कर दिया। बलबन ने स्वयं तुगरिल खान के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया और उसे मतलब मार डाला। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया बनराज किस वंश से था। ठीक है, नहीं दुआ, चेक कर लीजिए। हालांकि गूगल पे भी मुश्किल से मिलेगा। बिहार से संबंधित चीजें गूगल पे भी नहीं मिलता है। बिहार के किस प्रशासक को सुल्तान उस शक्र की उपाधि दी गई थी? सुल्तान उस शक्र किसे कहते थे? बिहार के किस प्रशासन को कहते हैं? ठीक है, उसका नाम था ख्वाजा जहां। क्या नाम था? ख्वाजा जहां। ठीक है, तो यहाँ पे ख्वाजा जहां की बात करें, नसरुद्दीन महमूद ने
नसीर महमूद की बात करेंगे तो 1394 में बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया था, जिसे सुल्तान उस शक्र की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, और नसीरुद्दीन महमूद के समय किसका आक्रमण हुआ था इसके शासनकाल में? किसका आक्रमण हुआ था दिल्ली पे? मंगोलों का हुआ था। अरे मंगोल का क्यों होगा, क्या नाम था उसका यार? तैमूर का आक्रमण हुआ था ना 1398 में। मोरलंग ठीक है, तैमूर लंग ने तो इसी के शासनकाल में। ठीक है, तुगलक के वक्त हुआ था ना? किसका? नहीं, 1398 में इसी के समय तो नसरुद्दीन महमूद ही तो था। जब तैमूर का जब आक्रमण होता 1398 में, तो भारत का जीता हुआ प्रशासन खिलजी खां को, जैसे दीपालपुर वाला पंजाब वाला जो इलाका जो था वो उसको सौंप कर चला जाता है। ठीक है, वो शासक नहीं था, बोल सकते हैं तैमूर लंग का उत्तराधिकारी या फिर उनके प्रशासन को संभालने वाला खिलजी खान था, जो कि आगे चल के सैयद वंश की नींव रखता है। ठीक है, 1414 में। निम्न कथनों पर विचार करें। पालों के पतन के बाद बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जिसमें चेरो राज प्रमुख था। ठीक है, तो चेरो के बारे में पढ़ाए थे ना। जनजातीय राज में अगर बात करेंगे तो चेरो राज की बात करेंगे। इनका प्रशासन कहाँ पे था, किस जिला में था इनका प्रशासन? पलामू जिला में। कहाँ पे था? पलामू जिला में। ठीक है, ध्यान रखें, पलामू जिला में इनका प्रशासन था। ठीक है, धुधलिया नामक चेरो सरदार का मुख्यालय बिहिया था। ये भी एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है केबीसी ने बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, चेरो के चौथे राजा जिसका मुख्यालय देव मार्कंडेय था, राजा फूलचंद ने जगदीशपुर मेले को शुरू किया। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो सारे ही सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। ठीक है, तो चेर राज्य जो था ना, तो चेरो के राजा शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य के आधारशिला रखा। ठीक है, और लगभग 300 वर्षों तक ये प्रशासन चलता है चेरो का। ठीक है, आगे चल के मुगल इंपायर में इनको मिला लिया जाता है। ठीक है, तो धुधलिया नामक चेरो सरदार का मुख्यालय की बात करेंगे बिहिया था। कहाँ पे था? इनका जो था बिहिया था, ध्यान रखिएगा, मुख्यालय बिहिया था। इनके हमेशा जंग होती थी उससे, उज्जैनी राजपूत से। उज्जैनी राजपूत से भी होती थी, आगे चल के मुगलों के साथ भी बहुत। जहांगीर के समय चेर राजा को, ठीक है, मुगल कैद में रखा गया था बहुत दिनों तक। चेरों के चौथे राज्य जिनका मुख्यालय देव मार्कंडेय था, राजा फूलचंद ने जगदीशपुर मेले की शुरुआत की थी। तो सारे ही सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। शेरशाह के प्रशासन एवं स्थापत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो शेरशाह की बात करेंगे तो शेरशाह का पहले शासनकाल बताइए, कब से कब तक था? 1540 से लेकर 55 तक। ठीक है, बिल्कुल 1540 से लेकर 1545 तक, कालिंजर अभियान के बाद। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो कालिंजर अभियान के बाद क्या होता है, तो इनका क्या हो जाता है, तो ध्यान में रखना है, तो इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, हाँ, कालिंजर अभियान के दौरान इनके शासक कौन थे, तो कीरत सिंह थे। ठीक है, तो शेरशाह के राजस्व प्रणाली का एक नया रूप विकसित किया, जो कालांतर में उत्तरी भारत के एक विशिष्ट क्षेत्र में जब्ती प्रणाली के रूप में लागू हुआ। पहला ऑप्शन की बात करेंगे। दूसरा, जो पटना में एक दुर्ग का निर्माण करा हुआ, पटना की बिहार की राजधानी के रूप में स्थापित करने का उल्लेख तारीखे फिरोज शाही में मिलता है। तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। उसके बाद सुलेमान काराकानी को शेरशाह ने बिहार का मुख्ता नियुक्त किया। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है तो बताना है। तो सी नंबर जो है सो आपका सही नहीं है। सॉरी, एक मिनट, आंसर क्या लिया 95 का सी, मतलब 2 नंबर सही नहीं है। ठीक है, बाकी सारा ही सारा सही है। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने जो पटना को जो राजधानी बनाया था, इसका नाम क्या रखा था शेरशाह सूरी ने? पाटलिपुत्र। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराकर बिहार की राजधानी के रूप में स्थापित करने का उल्लेख तारीखे फिरोज शाही में मिलता है, तो यही गलत लिखा है। ठीक है, अब क्यों गलत लिखा है इसके बारे में जरा हम लोग देख लेते हैं। तारीखे फिरोज शाही में नहीं होगा, तारीखे दाऊदी में मिलता है। किसमें मिलता है? तारीखे दाऊदी में मिलता है। तारीखे दाऊदी के लेखक कौन है? तो तारीखे दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला है। क्या नाम है? अब्दुल्ला। क्या नाम है? अब्दुल्ला। ठीक है, अब बिहार को पुनः इसने राजधानी पटना को पुनः इसने राजधानी बनाया, जो कि मौर्य और गुप्ता के समय भी था। और यहाँ पे जो था किसको बिहार का मतलब मुख्ता नियुक्त किया, तो सुलेमान कारारानी को बिहार का मुख्ता नियुक्त किया। ठीक है, ये जानकारी जो मिलती है किसमें मिलती है? तारीखे दाऊदी में मिलती है, जिसके लेखक अब्दुल्ला है। ठीक है, तो यही आपका गलत हो गया। बाकी ये वाला ऑप्शन की बात करेंगे सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। चलिए, बात फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। ठीक है,
पहला स्टेटमेंट देखिएगा, फर्रुखसियर के शासनकाल में फर्रुखसियर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? पटना। ठीक है, ध्यान में रखना है, पटना में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बिहार अलीगौहर इसका नाम जो, था ना? हाँ नहीं, बिल्कुल, कुछ इसका और नाम नाम जो अलीगौहर, असल इसका नाम नाम था, फर्रुखसियर का नाम अलीगौहर नहीं था। अलीगौहर तो शाह आलम द्वितीय को बोलते हैं, इसका नाम था, कुछ नाम था इसका, याद नहीं आ रहा। ठीक है, रोशन अख्तर नाम था क्या रोशन सालम का? अख्तर शायद, याद नहीं आ रहा, छोड़िए, हटाइए उसमें। फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व था। शुजाउद्दीन ने बिहार के क्षेत्र का प्रशासन चलाने के नवाब अलवर्दी खान को नवाब तथा नायब नाजिम नियुक्त किया। 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु के अलवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में शुजाउद्दीन के वंशज को हराया। तो गिरिया के युद्ध में किसे हराया था? सरफराज खान को हराया था। किसे हराया था? सरफराज। तो ये तारीख गलत दिया हुआ है गिरिया का युद्ध का। क्या तारीख होगा यहाँ पे? 32 है क्या? 1740 होगा। गिरिया का युद्ध कब? नहीं, कितना बार गिरिया का युद्ध बता बता के हम परेशान हो गए, फिर भी गिरिया का युद्ध अभी तक याद नहीं हुआ। गिरिया का युद्ध 1540 में हुआ था, इसी वर्ष वो शासक बनते हैं। अब 1540 से लेके 1740 से लेके 1756 तक जो होगा, अलवर्दी खान बंगाल का शासक रहेगा। ठीक है, नवाब रहेगा। उसके बाद 1756 में शासक कौन बनेगा? तो सिराजुद्दौला बनेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो गिरिया का युद्ध का तारीख गलत दिया हुआ है। बाकी इसका 1, 2, 96 का आंसर बी। सभी सही। अरे तो गिरिया का 1740 में हुआ था ना, 1739 में हुआ था। गिरिया के सर्च कीजिए था, मेरा तो 1740 ध्यान में आ रही, 1739 दिया हुआ है। 40 सही है सर। वही तो 1, 2, 3 कैसे सही हुआ? फिर इसका आंसर 96 का क्या लिया है? 96 का आंसर बी लिया है। ठीक है, गिरिया का मेरे से 1740 में हुआ था। यहाँ पे 1739 शुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद 40 में ही था। हाँ, तो आंसर ये गलत। तारीख, हाँ ये गलत है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। बाकी सब कुछ सही है। गिरिया के युद्ध के बाद अलवर्दी खान जो था बंगाल का नवाब बन जाता है, और शुजाउद्दीन की मृत्यु जब हो जाती है तो उसका जो वंशज जो होता है, जिसका नाम तो सरफराज खान था, ध्यान में रखेंगे, सरफराज खान पराजित होता है। उसके बाद मतलब क्या बनता है? ये शासक बनता है, और कहते हैं ये बहुत अच्छा शासक था। ठीक है, एक प्रश्न और भी बता देता हूँ, ये इसने भी मतलब क्या किया था? थ्रोन को हटा के बनाता था। इसकी मदद जो की थी ना, जगत सेठ ने की थी। जगत सेठ जो था बंगाल का जगत सेठ की बात करेंगे तो बैंकर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जगत सेठ की बात करें, बैंकर था, उसने इसकी मदद की थी। यही वो जगत सेठ है जो कि अलवर्दी खान के मरने के बाद, ठीक है, सिराजुद्दौला से इसकी नहीं बनती है। सिराजुद्दौला को हटाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, बंगाल का बहुत बड़ा बैंकर था। अलवर्दी खान को शासक बनाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। यहाँ पे हालांकि ये भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। 1739 में, एक मिनट, 1739 में शुजाउद्दीन की मृत्यु दिया हुआ के बाद अलवर्दी खान ने गिरिया के युद्ध में शुजाउद्दीन के वंशजों को हराया। तो इसका तारीख गिरिया के युद्ध से संबंधित नहीं हो सकता है। अगर आप पुलिस इसका पढ़ के मृत्यु दिया हुआ वो है। आप समझ गए, वही बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ शुजाउद्दीन इन 1790 AD, अलवर्दी खान डिफीटेड द डिसीडेंट ऑफ द शुजाउद्दीन इन द बैटल ऑफ गिरिया। हाँ ठीक है, तो ये इसका मृत्यु के संबंध में दिया हुआ। गिरिया का युद्ध हालांकि 1740 में हुआ था, इसीलिए ये सही है। ठीक है, हाँ ठीक है, वो चलिए, की मौत की हाँ, बात की। मैं ये प्रश्न कितना बार बता के थक गया। सब बताओ, 1857 के युद्धों में बिहार का कौन सा भाग प्रभावित नहीं हुआ था? तो केवल बोले तो ये मुंगेर। हर बार ये एग्जाम पूछता है। ठीक है, बिहार का सेट बने ये क्वेश्चन ना हो तो संभव नहीं है। ठीक है, मुंगेर आपका प्रभावित नहीं था। ठीक है, लेकिन एग्जाम में मुजफ्फरपुर का ऑप्शन दिया रहेगा, लेकिन मुजफ्फरपुर प्रभावित हुआ था, ध्यान रखिए, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में मुंगेर जो था अछूता रहा था। ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी पटना, दानापुर, आरा, सासाराम, मुजफ्फरपुर ये प्रभावित हुए थे। ठीक है, और शुरुआत की बात करेंगे रोहिणी से हुआ था, लेकिन रोहिणी से मुख्यालय को हटाकर कहां पे शिफ्ट कर दिया गया था? कितना बार बताया मैंने? बताइए, कहां पे शिफ्ट किया गया था? ठीक है, भागलपुर नहीं, भागलपुर। ठीक है, रोहिणी से मुख्यालय को हटाकर भागलपुर शिफ्ट किया गया था। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था? क्या बताएंगे? 32वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, और रोहिणी उस समय किसका हिस्सा था? ध्यान रखिएगा, रोहिणी उस समय बंगाल का हिस्सा था। ठीक है, बिहार बंगाल सब एक ही था उस समय। ठीक है, तो रोहिणी अभी झारखंड में पड़ता है। जिला की बात करेंगे तो देवघर जिला में है। ठीक है, चलिए, प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया। मीरन किसका पुत्र था? तो मीरन जो था आपका मीर जाफर का पुत्र था। ठीक है, अब मीरन ने किसकी हत्या करवा दी थी, या फिर खुद ही किया था?
सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का, ठीक है, सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी थी सिराजुद्दौला मिलन को ने, ठीक है। पीछा करके उसको मारा था। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ उसको पीछा भी किया था, बाद में उसकी हत्या भी करवा दी थी, ठीक है। नायब राजा की बात, नायब नाजिम की बात करेंगे, राम नारायण के हाथों में थी, लेकिन उप नवाब की बात करेंगे ना तो ये मिरन को बनाया गया था। खुला सतून तवारिख नामक पुस्तक की रचना किसने की, ठीक है, खुला सतून तवारिख किसने किया होगा, कल्याण सिंह ने, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको ध्यान रखिए। ये सिताब राय के पुत्र राय रायन कल्याण सिंह ने, सिताब राय का पुत्र था। सिताब राय कौन थे, तो बिहार के प्रसिद्ध क्या थे, तो प्रशासक थे, ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ कल्याण सिंह की बात करेंगे ना, वारेन हेस्टिंग ने कल्याण सिंह को निजामत के पद पे नियुक्त किया था। ये राजा सिताब राय के पुत्र थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर। बिहार सिताब राय तो रॉबर्ट क्लाइव ने ये चुना था, उपदीवान चुना था ना बिहार का। हाँ तो चुना होगा बिल्कुल, तो मैं तो बोला प्रशासक था बिहार का, ठीक है। सिताब राय हो गया या फिर राम नारायण हो गया, ये सब क्या किस लिए जाने जाते, सब बिहार के प्रशासक के तौर पर काम किए थे, ठीक। बंगाल के मोहम्मद राजा खान जो बंगाल के थे, ठीक है। तो कल्याण सिंह जो थे ना वही सिताब राय के पुत्र थे, ठीक है। बिहार में मराठा आक्रमण की जानकारी के लिए निम्न में से किसे नियुक्त किया गया, बिहार में मराठा आक्रमण की निगरानी के लिए निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था, तो क्या बताएंगे, इसका नाम था कॉलोनेल स्मिथ। क्या नाम था, कॉलोनेल स्मिथ को बिहार में मराठा आक्रमण की निगरानी के लिए इनको नियुक्त किया गया था, क्या नाम, कॉलोनेल स्मिथ को, ठीक है। इनका काम मुख्य था मराठों की गतिविधियों पे मतलब क्या रखना, ध्यान रखना है। बहुत डीपली क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। सैयद अहमद बरेलवी जानते हैं ना, क्या चीज के जनक थे सैयद अहमद बरेलवी, बहावी मूवमेंट। बहावी मूवमेंट, ठीक है। बहावी मूवमेंट का केंद्र कौन था, सेंटर में कौन था बहावी मूवमेंट का, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखिए पटना था, ठीक है। पटना जो था बहावी मूवमेंट के सेंटर में था। तो सैयद अहमद की मृत्यु के बाद बहावियों का नेता कौन बना, बिलायत अली, ठीक है। बिलायत अली था, एक कौन अली थे, बिलायत अली, इनायत अली, 4 बनाए गए थे ना, 4 बनाए गए, उसमें बिलायत अली थे, हाँ 4 खलीफा बनाए, उसमें सबसे प्रमुख जो थे बिलायत अली थे, ठीक है। चलिए, मुजफ्फरपुर बम कांड में कौन संलग्न थे, खुदीराम प्रफुल्ल चाकी। बिल्कुल ध्यान में रखना है, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। इनमें से सुसाइड किसने कर दिया था, प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड किया था, उनको बिल्कुल ठीक है, प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड किया था। अब तो हमें ये बताओ, खुदीराम बोस जी को फांसी की सजा कब दी गई, 1908 में, ठीक है। इनके जो वकील का नाम क्या था, नहीं पता नहीं, पता क्यों नहीं है, कालीदास बसु, शरण नहीं था, ठीक है, दास था, ठीक है। तो ये मुजफ्फरपुर के ही थे, इनके वकील थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। मैंने ये भी कहानी बताया किसके दुकान से ये लोग मुढ़ी वगैरह जलेबी वगैरह खरीद के खा रहे थे, जीतू शाह के दुकान से, ठीक है। तो जीतू शाह के दुकान से बेचारे ये खा रहे थे, लेकिन लैंग्वेज की वजह से पकड़े जाते हैं, लोगों को शक हो जाता है क्योंकि इनकी भाषा बंगाली थी, पकड़ा था वो, ठीक है, उसका भी नाम था, हाँ उनका पकड़ा था, उसको बाद में हत्या कर दिया गया था, उसको मार दिया गया था। दरोगा का नाम क्या था भूल रहा हूं मैं, लेकिन उस दरोगा को बाद में मार दिया गया था, गोली मार दिया गया था उसको, ठीक है। 1914 में इंग्लैंड भेजे जाने में शिष्टमंडल के, ठीक है, ध्यान में रखना है, 1914 में, ठीक है, इंग्लैंड भेजे जाने वाले शिष्टमंडल में निम्नलिखित में बिहारी नेता कौन सम्मिलित था, ये मैं भी पढ़ा हूं, बताए कौन नेता था बिहार के जो शामिल थे इसमें, और हाँ ध्यान रखिएगा, मजरूल हक थे और साथ में सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ठीक है। 1914 में इंग्लैंड भेजे जाने वाले शिष्टमंडल में दोनों के दोनों बिहारी नेता शामिल थे, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बात करेंगे इसमें कौन कौन थे, तो बता, भूपेंद्र नाथ बोस थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है, SN स्मर्थ थे, BN वर्मा थे, लाला राजपत राय को भी शिष्टमंडल में शामिल किया गया था। अब बिहार से 2 बिहारी गए थे, एक का नाम सच्चिदानंद सिन्हा था, दूसरे का नाम था मजरूल हक थे, ठीक है। बिहार में होम रूल का नेता किसे बनाया गया था, यही ऑप्शन सेम, होमरूल मजहरूल हक को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, बिहार में ऐसा कौन गांधीवादी कार्यकर्ता था जो गांधी जी के आदेश को नहीं माना और अपने जिला में होम रूल लीग की स्थापना की थी, मुजफ्फरपुर से संबंध रखते व्यक्ति, मुजफ्फरपुर से, ठीक है, जनकधारी प्रसाद, ठीक है, गांधी जी के साथी थे, सहपाठी थे, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ जाके होम रूल लीग के आंदोलन, हालांकि गांधी जी शुरू में होम रूल के समर्थक नहीं थे, गांधी जी शुरू में होम रूल के समर्थक नहीं थे, लेकिन बाद में जब तिलक जी का मृत्यु जब हो जाता 1920 में, एनी बेसेंट का तबियत खराब होने लगता है, तो बाद में होम रूल का नेता इनको बना दिया गया था। हालांकि होम रूल का नाम बदल कर इन्होंने क्या रख दिया था पता है, स्वराज कर दिया था। नाम परिवर्तन करने में गांधी जी भी बहुत आगे थे, ठीक है।
हालांकि होम रूल से कभी जुड़े नहीं थे गांधी जी। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह था कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी क्या चीज के प्रतीक थे? जी नंबर पर। राजनीतिक हाँ, बहुत सुंदर। ठीक है, धर्म के प्रतीक थे। क्या चीज के धर्म के प्रतीक थे? प्रतीक थे, गांधी धर्म के बाबा प्रतीक थे। ठीक है, हाँ, उनको बाबा कहते थे बिहार में उनको। ठीक है, ध्यान में, गांधी गोरखपुर जी को, पूरे हाँ, धर्म के प्रतीक थे। ठीक है, और इनके साथ ना गांधी को महान बनाने के पीछे कुछ कुछ घटनाएं भी है। जैसे किसी एक व्यक्ति ने गांधी का खूब बुराई किया, गाली उली दिया, तो उसका घर जल गया। ठीक है, तो लोगों ने समझा वाकई गांधी जो थे ना एक भगवान के मतलब रूप है। तो मतलब कुछ ऐसी घटनाएं उस समय हुई जैसे गांधी जी को ग्रेट बना दिया। ठीक है, जैसे किसी एक घटना सबसे फेमस घटना ये लिखित रूप में है। जैसे एक व्यक्ति ने गांधी के बारे में बहुत बुरा सुरा बोला, उसको उसी शाम में उनका घर जल गया। ठीक है, तो सब बोला था तुम गांधी हाँ, तो एनसीईआरटी में भी भगवान दिया के हुआ है। प्रतीक है। ये एनसीआर, मैं ऐसे जो भी बात बोल रहा हूँ ऑथेंटिक बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ हाँ, घटनाएं एनसीईआरटी ऐसी में भी हुई, है। हाँ, जो कि गांधी को भगवान के रूप में, दैवीय रूप में मतलब प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, चंपारण में एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जस्ट बताया था। ठीक है, कौन था? एफडी सलाई थे। कहाँ के आयुक्त थे ये मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी। ठीक है, ध्यान में रखिए कि मध्य प्रदेश का आयुक्त, इनका नाम था एफडी सलाई। ठीक है, और उस समय चंपारण का मजिस्ट्रेट का नाम क्या था? ठीक है, हाई कॉक। क्या नाम था उसका? हाई कॉक नाम था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था वहां का। इसको आपको ध्यान में रखना है। बिहार के, हाँ, नाम पूरा नहीं, हाईकोर्ट में याद रखा हूं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? बिल्कुल, राजेंद्र प्रसाद भी वकालत, राजेंद्र प्रसाद के एक भाई था, उन्होंने भी वकालत छोड़ा। राजेंद्र प्रसाद जी के भाई का नाम क्या था? हाँ, इनके याद भाई, नहीं आ रहा इनके पर। बड़े भाई थे, उन्होंने भी वकालत छोड़ा था। हाँ, दोनों के दोनों ने वकालत छोड़ दिया था। ठीक है, ध्यान और में रखना है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने तो कॉलेज छोड़ दिया था। जयप्रकाश वो नारायण जी भारत ने छोड़ो आंदोलन कॉलेज पर। इस समय नहीं छोड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन, जयप्रकाश नारायण जी यहाँ पे भी काफी बच्चे रहे होंगे, उनकी एज काफी कम थी असहयोग के दौरान। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके मैट्रिक परीक्षा के कुछ ही दिन, सॉरी, उनके परीक्षा का कुछ ही दिन बचे हुए थे, तब जाके उन्होंने, ठीक है, छोड़ दिया था। गांधी जी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र। एक किताब और भी इन्होंने लिखा था, बापू के कदम चंपारण में। ठीक है, हाँ, उनके भी लेखक की बात करेंगे, राजेंद्र बाबू ही है। ठीक है, बापू के कदमों, सॉरी, बापू के कदमों में बाबू। बाबू के कदम चंपारण में। हाँ, बाबू, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, सबके सब यही है। ठीक है, ध्यान में रखना। बात करेंगे आगे, देखेंगे बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान देशव्यापी किस आंदोलन के अंतर्गत चलाया गया? ठीक है, 68 बीपीएससी में हूबहू प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, बताइए कहाँ पे चलाया गया? चौकीदारी कर देना पड़ता था। ठीक है, और शबन्या मंडल चौकीदारी कर था बिहार में, एक हाथी कर भी था, बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे। तो यहाँ पे चौकीदारी कर न देने का अभियान जो चलाया गया, सबनीय अवज्ञा आंदोलन में चलाया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आप देखोगे तो बहुत सारे चौकीदारों ने इस्तीफा भी दे दिया था। ठीक है, बिहार में सबनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर का भुगतान करने से किसानों ने मना कर दिया, जिसमें चंपारण जिला सबसे आगे था। अगर पूछेगा कौन सा जिला सबसे आगे था, तो चंपारण जिला जो था सबसे आगे था। ठीक है, अभी चंपारण पूर्वी पश्चिमी अभी बना, उस समय चंपारण जो था इंटीग्रेटेड था, कंबाइंड था। ठीक है, बिहार से प्रकाशित होने वाले निम्न प्रकाशनों ने प्रशासक संपादकों का मिलान में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पढ़ेंगे। तो देश की पुकार की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है, इसका आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर आपका लिया है बी, मतलब गलत है। युवक का कौन है? युवक का राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाए। क्या हो गया? राम वृक्ष बेनीपुरी के किसका जादूगर कहते थे? कलम का। ठीक है, इनको कलम का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, गरीब हिंदुस्तान का मोहम्मद अली हसन। ठीक है, स्वदेशोद्धार कुंजी की बात करें केसी ठाकुर। ठीक है, और देश की पुकार की बात करें नीलकंठ विश्वास। ठीक है, ठीक है, सब बिहार से प्रकाशित होती थी। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। बाकी युवक का क्या होगा? तो युवक का राम वृक्ष बेनीपुरी होंगे। ठीक है, 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार करके राजेंद्र बाबू को हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। क्या बात सही है? राजेंद्र बाबू हजारीबाग जेल में थे? नहीं, गलत बात है। कहाँ पे थे? किस जेल में थे? बांकीपुर जेल में थे। हजारीबाग जेल में किनको रखा गया था? हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। हालांकि जयप्रकाश नारायण जी को जेल से भागने में मदद किसने किया था?
तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने उनको जेल से भागने में मदद की थी। ठीक है। बंदी कैदी नामक हस्तलिखित मासिक पत्र का कारागार नामक मासिक पत्रिका दोनों हजारीबाग जेल से प्रकाशित होती थी। शबनियाबाग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने ब्रज किशोर सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बता निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। 111 का आंसर ए लिया है। ठीक है, मतलब 111 का ए है। 5 जुलाई 1900 गिरफ्तार राजेंद्र बाबू को, ये 1930 के समय गिरफ्तार होने की बात हो रहा है। ठीक है, ये आप लोग जो बता रहे हैं बांकीपुर जेल में ना, उस समय हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोग गिरफ्तार हुए थे, तब भारत उस समय रखा गया था बांकीपुर जेल में। ठीक है, और ये जो बात हो रहा है 1900 सबनीय आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने की बात हो रही है। ठीक है, तो 30 जून 1930 को पटना में विट्ठल भाई पटेल के आगमन के अवसर पर एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें हसन इमाम खादी वस्त्र में उपस्थित थे। इस सभा के उपरांत राजेंद्र बाबू प्रांत व्यापी यात्रा के सिलसिले में छपरा चले गए, जहां उन्हें 5 जुलाई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। राजेंद्र बाबू को 6 माह की सजा सुनाई गई। ठीक है, और एक बनारस एवं मुगल सराय होते हुए हजारीबाग जेल पहुंचा दिया गया। ठीक है, तो 1930 में राजेंद्र बाबू का गिरफ्तार करके, ठीक है, सबनीय आंदोलन के दौरान को हजारीबाग जेल में रखा जाता है, ये सही है। ठीक है, हम लोग तो गलती जो कर रहे थे, क्या समझ रहे थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब इनको गिरफ्तार किया गया तब बांकीपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बंदी कैदी नामक हस्तलिखित मासिक पत्रिका, कारागार नामक मासिक पत्रिका, दोनों, कारागार नामक भी मासिक पत्रिका, अब बंदी कैदी नामक भी मासिक पत्रिका हजारीबाग जेल से निकलती थी, ये भी ठीक है। और सबनीय आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, ब्रज किशोर सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, तो ये गलत लिया है। मतलब किसको नियुक्त किया था? तो दीप नारायण सिंह जी को। ठीक है, और दीप नारायण सिंह की बात करेंगे तो सबनीय आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे दीप नारायण सिंह? भागलपुर। ठीक है, भागलपुर से कर रहे थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उत्तराधिकारी दीप नारायण सिंह जी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए, तो एक प्रश्न में आपसे सिंपल पूछ, गांधी जी जब गिरफ्तार हो जाते हैं सबनीय आंदोलन के दौरान, इनको रखा जाता है पुणे के यरवदा जेल में, तो गांधी जी अपना, ठीक है, अपना क्या बोलते, उत्तराधिकारी किसे नियुक्त करते हैं? नहीं, अम्बेडकर को इन सबसे कोई लेना देना है। अम्बेडकर जी कोनो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। अम्बेडकर जी किसी भी मोमेंट में शामिल नहीं हुए थे। जवाहरलाल नेहरू रॉन्ग सर, वो भी रॉन्ग आंसर। आचार्य विनोबा भावे। वो व्यक्ति धरसना से नमक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आप बताइए। विनोबा भावे। सरदार नहीं है, क्या अब्बास तैयब जी, क्या नाम है उनका? अच्छा, अब्बास तैयब जी। ठीक है, तो धरसना को नेतृत्व के अब्बास तैयब जी थे, साथ में सरोजनी नायडू थे। ठीक है, तो गांधी जी जो अपने उत्तराधिकारी जो अब्बास तैयब जी को नियुक्त किए थे। ठीक है, अब बिहार से जब राजेंद्र बाबू जो गिरफ्तार हुए थे दीप नारायण सिंह जी को। ठीक है, तो क्वेश्चन कनेक्ट हो रहा था, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। अंबेडकर जी का कोई रोल नहीं था किसी भी मोमेंट पे, ध्यान में रखिएगा, वो अलग थे। और भारत छोड़ो आंदोलन में एक प्रमुख नेता जिनका कोई भी योगदान नहीं था, सी राजगोपालचारी साहब का कोई योगदान नहीं था। ठीक है, सी राजगोपालचारी जी का कोई भी रोल नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखना है। जब राष्ट्रपति बनाने के बात आई तो बात ये हुआ से नॉर्थ इंडिया से, अगर मतलब उत्तर भारत से अगर प्रधानमंत्री बना तो दक्षिण भारत से राष्ट्रपति बनना चाहिए, तो सी राजगोपालचारी जी का नाम आगे किया गया। लेकिन बाद में सभी लोगों ने बोला से जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा मूवमेंट है, इनमें सी राजगोपालचारी जी की कोई भूमिका नहीं थी। तब जाकर राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति बनाया जाता। पहले राष्ट्रपति बनाने के लिए नाम जो था सी राजगोपालचारी जी का ही उठा था, लेकिन उनका कोई योगदान न होने की वजह से उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। ठीक है, बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए 6 नवंबर 1932 को बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना हुई। प्रांतीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इनका नाम था राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखना, बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए 6 नवंबर 1932 को बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना हुई। साथ ही पटना, गया, आरा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा, सारण आदि जिला में समितियां गठित की गई। प्रांतीय अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में संपन्न हुआ। इसमें अखिल, ध्यान रखना इसमें, ठीक है, उसके और क्या था, हाँ, जिसमें अखिल भारत अस्पृश्यता विरोधी लीग के महासचिव अमृत लाल बी ठक्कर उपस्थित थे। सम्मेलन की अध्यक्षता सूरजपुरा के राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने किया था। ध्यान में इसको रखना, इतना ही याद रखिए, सूरजपुरा के राजा थे। बिहार में किसान सभा के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। चलिए पढ़िए क्या सही है।
दोनों सही है। सही है। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे तो आपके हिसाब से सही है। बिहार किसान सभा के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बिहार के मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ था। कल ही हम लोग ये तो बात किए थे ना, सही है। ठीक है, ये तो सही है। बिल्कुल सही है। लेकिन इसका औपचारिक रूप से गठन करने का श्रेय जाता है स्वामी सहजानंद सरस्वती को। कब हुआ था? 1929। कहाँ पे हुआ था? लखनऊ। वो सॉरी, अखिल भारतीय था, लखनऊ वाला अखिल भारतीय था। ठीक है, सोनपुर मेला में। कहाँ पे? सोनपुर। सोनपुर के मेला में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह इसके पहले उपाध्यक्ष थे। सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद कुमार सिंह की बात करेंगे, सचिव थे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो शाह मोहम्मद जुबैर ने 22-23 में ही कर दिया था मुंगेर में, ध्यान में रखेंगे। लेकिन इसके औपचारिक रूप से उद्घाटन करने का श्रेय इनको ज्यादा स्वामी सहजानंद सरस्वती को, सोनपुर मेला में। यही बिहार प्रांतीय किसान सभा आगे चल के 1936 में बहुत सारे प्रांतों का जब किसान सभा मिलेगा तो अखिल भारतीय किसान सभा बन जाएगा। ये जो था लखनऊ में हुआ था, जिसमें दो नेता का प्रमुख योगदान होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और साउथ से जो नेता थे आंध्रा तरफ से जो था रंगा साहब थे। ठीक है, एमजी रंगा साहब। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। प्रथम बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के सचिव राजेंद्र बाबू थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान में रखना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का सम्मेलन 29 अगस्त 1934 को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न हुआ। बताना कौन सा सही है? हाँ, तो ये वाला तो सही है, गया वाला। ये पहला वाला जो है से गलत है आपको। ठीक है, इनकी के सचिव कौन बनाए गए थे? ठीक है, श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? अरे तो 1936 वाला में था ना, अभी कृष्ण सिंह होंगे। ठीक है, कृष्ण सिंह होंगे। ठीक है, गया वाला जो था 1934 में, उसमें कौन था? पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करेंगे। कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, अब आते व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो पहले बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिल्कुल, बिहार के पहले सत्याग्रही के श्री कृष्ण थे। एक और भी, दूसरे कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। और तीसरे वो क्या नाम था? एक का नाम एक गौरी सिंह था। गौरी सिंह है क्या? मुझे याद आ रहा है। और जो बीपीएससी में पूछा भी था सर। बीपीएससी में तो भारत का पूछा था, ब्रह्मदत्त था वो। ठीक है, ब्रह्मदत्त जो थे ना वो भारत के थे। ठीक है, बिहार के संदर्भ में पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो बिहार में शायद गौरी सिंह थे। ठीक है, चेक कीजिएगा। देखिए, महात्मा गांधी ने 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे, विनोबा भावे प्रथम जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। तीसरे की बात के ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को पनवार में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के दूसरे सत्याग्रही की बात के राजेंद्र प्रसाद थे। अब बिहार की महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया और गिरफ्तार भी। बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पांचवा गलत है, बाकी तो इसमें 5 को छोड़ के सब गलत है। 5 को छोड़ के सब सही है। राजेंद्र बाबू नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे यहाँ पे? अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है, बिहार के कौन हो जाएंगे? तो अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे थे। तीसरा मुझे गौरी सिंह ही याद आ रहा है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। इस सत्याग्रह में ना कुछ महिलाएं भी योगदान, जिसमें नाम था प्रियवंदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी, इन सबको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, बाकी व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था महाराष्ट्र के पनवार आश्रम से शुरू हुआ था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहला सत्याग्रह ही, ठीक है, विनोबा भावे को क्यों चुना गया था? क्योंकि वो गांधी जी के फॉलोअर थे। इन्होंने गांधी जी के बहुत सेवा सत्कार की थी। ये बात मैं नहीं बोला हूँ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, गांधी जी के सेवा सत्कार करने की वजह से इनको पहला सत्याग्रही चुना गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इनको पहला सत्याग्रही चुना गया था। बोलते हैं कि गांधी जी के सेवा सत्कार ये खूब करते थे। और दूसरे सत्याग्रही जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। ये कहाँ से थे सत्याग्रही? जवाहरलाल नेहरू कहाँ से सत्याग्रही थे, बता सकते कहाँ से थे? इलाहाबाद से थे। लाहौर से? लाहौर क्या करने जाएंगे? जहां तक मुझे याद है लखनऊ से थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से लखनऊ से थे। एक बार करेक्ट कीजिए तो, मुझे गलत बता रहा हूँ कि सही, लेकिन मुझे लखनऊ याद आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक करके देखिए। ठीक है, अब चलते आगे।
1899 में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की गई, जो कि केबीसी नैनो में 1909 लिखे हुआ है। नहीं, लेकिन क्या बस 1899 में भी हुआ था ना। केबीसी नैनो में 1909 लिखे हुआ है, ठीक है। लखनऊ सही था क्या नेहरू जी का? देखना पड़ेगा सर, उतना आसानी चेक से कर लीजिए, मिलेगा ठीक नहीं। है। नहीं, मिल जाएगा, ये नेशनल का क्वेश्चन है, नहीं मिल जाएगा, बिहार के संदर्भ में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये मिल जाएगा, ठीक है। 1899 में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1906 में कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। और 1916 में शिक्षा सदस्य शंकर नारायण ने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। खूब पढ़ाए थे इसको, पढ़ाए थे ना, देखिए क्वेश्चन बन रहा है ना। तो 1916 में प्रस्तुत किया, ये पटना विश्वविद्यालय बनना कब प्रारंभ हुआ, मतलब कब शुरू हो गया? 1917 में, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रस्तुत किसने किया था? शंकर नारायण ने। ये कौन से सदस्य थे? तो शिक्षा सदस्य थे, ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण पद जो होता था ना, नहीं दिया जाता था भारतीयों को। शिक्षा सदस्य बनाते थे, विधि सदस्य बनाते थे, यही से बनाते थे, मतलब एग्जीक्यूटिव का जो बड़ा पद जो था नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो बताना कौन कौन सा सही है इसमें से। तो सारे ही सारे की बात करेंगे, सही है, ठीक है। तो बॉयज एसोसिएशन की स्थापना 1899, 1906 में कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। और शंकर नारायण की बात करें, जो कि शिक्षा सदस्य थे, और इन्होंने पटना विश्वविद्यालय विधेयक को प्रस्तुत किया। कब किया? 1916 में। 1916 में पटना हाईकोर्ट की भी स्थापना हुई थी ना। 1916 में पटना हाईकोर्ट, और 1917 में पटना विश्वविद्यालय। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पटना कॉलेज 1800, ठीक है, 1863 में पटना कॉलेज। 6 3 18, ठीक है, ध्यान में रखना। आगे, तमार विद्रोह किस जनजाति के द्वारा किया गया? तमार विद्रोह, ठीक है। तो तमार विद्रोह की बात करेंगे, उरांव जनजाति इनसे जुड़ा हुआ, छोटा नागपुर की जनजाति थी, ठीक है। इस विद्रोह की शुरुआत की बात करेंगे 1794 में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए, तमार विद्रोह, उरांव जनजाति, ठीक है। कोल विद्रोह का क्षेत्र पश्चिमी घाट था, ध्यान में रखना है, तो गलत है। कोल विद्रोह का क्षेत्र कहां पे था? छोटा नागपुर था, ना कि पश्चिमी घाट था, ठीक है। कौन था? छोटा नागपुर था। और कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में, ठीक है। कोल विद्रोह का नेता सिद्धू कानू। सिद्धू कानू तो संथाल का था। क्या नाम था कोल विद्रोह का नेता? सुरगा मुंडा बुद्धो भगत। क्या नाम था? अच्छा, हाँ, बुद्धो भगत, ठीक है। और एक का नाम क्या था? ठीक है, सुरगा मुंडा। क्या नाम था इनका? सुरगा मुंडा, ठीक है। सुरगा नहीं, सूर्या मुंडा कहते थे, ठीक है, जो भी हो, ध्यान रखिए। 31-32 में कोल विद्रोह शुरू होता है। और ये विद्रोह जो था आपको कहां से होता है? छोटा नागपुर से होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। कोल विद्रोह में मुंडा तथा हो जनजाति के लोगों ने भाग लिया, बिल्कुल लिया। इस विद्रोह का नेता बुद्धो भगत और सूर्या मुंडा था, दिया हुआ ही तो है। तो 2 और 3 की बात के सही है। बाकी यहाँ पे क्षेत्र गलत होगा, पश्चिमी घाट नहीं होगा, क्या होगा? छोटा नागपुर होगा। सबनिया विज्ञान आंदोलन के दौरान 1930 में पटना में स्थापित स्वदेशी संघ के अध्यक्ष कौन थे? सर अली इमाम, ठीक है। तो स्वदेशी संघ बनाया गया था, ध्यान में रखना है, सबनिया विज्ञान आंदोलन के दौरान। इनका काम क्या था? वही जो था, विदेशी सामानों वगैरह का क्या करना? बहिष्कार करना, होलिका वगैरह जलाने का भी काम करती थी, ठीक है। क्या करती थी पता है? सबके घर घर जाके दिन भर क्या करती थी? कपड़े वगैरह जो भी विदेशी सामान था उनको क्या करते थे? जमा करते थे। और सारा एक जगह फिक्स होता था, तो उस जगह पे जाके जलाएंगे, और वहां पे सब लोग इकट्ठा होते थे, और सारे विदेशी चीजों को क्या किया जाता था? जला दिया जाता था, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए आगे देखेंगे, आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए बताना है 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। इस समय भारत में कुल 14 प्रांत है, ठीक है। तो द्वैध शासन की बात करेंगे तो बिल्कुल इसी एक्ट में था, 1919 के एक्ट में। और केंद्र में द्वैध शासन की बात करेंगे तो कब, किस एक्ट में था? तो केंद्र में जो था, ध्यान में रखेंगे, तो 1935 के एक्ट में था, ठीक है। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ 27 दिसंबर 1926 को हुआ। इस समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इस सत्येंद्र प्रसाद नहीं होगा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसन्न होगा। क्या होगा? सत्येंद्र प्रसन्न। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिहार के गवर्नर थे। रक्षित विषयों का शासन गवर्नर उनके कार्यकारी परिषद के परामर्श से करता था, ठीक है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो इसका आंसर जो लिया आपका 2 और 3 लिया है, ठीक है। इसका आंसर लिया 2 और 3 लिया, मतलब अगर प्रांतों की संख्या गलत दिया हुआ है, ठीक है। 10 प्रांत होंगे, ठीक है। कितने प्रांत होंगे? 10 प्रांत होंगे, ठीक है,
ध्यान में रखें 10 प्रांत होंगे, ठीक है। 14 प्रांत तो था नहीं, आजादी के समय जब संविधान सभा बन रहा था उसमें कितने ब्रिटिश प्रांत थे? जब संविधान सभा जब बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन रहा था, उसमें ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? 14 था कि 11 था? 11 था सर, हम 14 राज्य बता रहे हैं। नहीं, ब्रिटिश प्रांत आई थिंक 11 था, कमिश्नरी 4 था, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ठीक है। 11 आई थिंक प्रांत है, 4 कमिश्नरी था। जब संविधान सभा बन रही थी तो एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे वही ध्यान रहा। लेकिन इस समय अभी जो था ना, जिस समय ये 1919 में, ठीक है, 10 प्रांत थे, ठीक है। जो प्रांत का प्रशासन जो होता था ना, वो गवर्नर के द्वारा रूल होता था, ठीक है। और जो कमिश्नरी जो थे वहां पे कमिश्नर होते थे। चलिए, यहाँ पे पहला वाला गलत है क्योंकि 14 के जगह पे 10 होगा, 12 बाकी सारे के सारे सही है। प्रश्न से इंपोर्टेंट क्या निकला? जब बिहार में द्वैत शासन का प्रारंभ 1926 में होता है, ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखना है। आरक्षित विषय जो थे वो गवर्नर जो थे अपने कार्यकारिणी परिषद के परामर्श से उस पर काम करते थे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 1926 में बिहार में द्वैत शासन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है। बिहार के शासन बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत और असम में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। द्विसदनीय व्यवस्था कब लागू की गई आप लोग बता ही देंगे, तो ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल ठीक है, ये द्वैत शासन से इस व्यवस्था को मत कनेक्ट कीजिए, ठीक है। द्वैत शासन जो था सेंट्रलाइज था, द्विसदनीय व्यवस्था से डिसेंट्रलाइज होगा 1935 में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो बिहार में बढ़ती राष्ट्रीय ब्रिटिश सरकार को ध्यान में रखा, ब्रिटिश सरकार को द्वैत शासन के स्थान पर प्रांतीय शासन लागू करना पड़ा, ठीक है। अब भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ओडिशा को बिहार से अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया, ठीक है। अब ओडिशा नया प्रांत कब बनता है? तो 1936 में बनता है। किस एक्ट में था? तो 1935 के एक्ट में था, प्रांत बनता है अलग 1936 में। तो उस समय बिहार में, मद्रास में, बंबई में संयुक्त प्रांत, जिसको यूपी अभी हम लोग जानते हैं, और असम में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस समय ओडिशा के नए राज्य बनने के बाद, ठीक है, प्रांतों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 11 हो गई। यही मैं कह रहा था 11 था, आप लोग 14 बता रहे थे, ठीक है। इसके तहत बिहार, बंगाल, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, असम में पहली बार द्विसदनीय सदन की व्यवस्था की गई। द्विसदनीय सदन की मतलब बाई कैमरल, ठीक है। अभी भी है ना, बिहार कैसा है? दो सदन है ना। तो टोटल कितने राज्य थे जहां पे 2 सदन थे? 6 राज्य थे। अभी कितना है? अभी 6 है कि 7 है? 6 अभी भी 6 है, ठीक है। उस समय भी क्या था? तो उस समय भी आपका 6 ही था, ठीक है। चलिए, एक और बेहतरीन क्वेश्चन मिला, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का गठन किया तथा प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग को ठुकराने जाने के कारण 15 फरवरी 1938 को बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने त्याग पत्र दे दिया। बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो ध्यान में रखना, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखिए, 20 जुलाई 1937 को कांग्रेस विधायक दल के नेता के तौर पर श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का गठन किया तथा प्रधानमंत्री की पद ग्रहण किया। शुरू में तो मतलब क्या होता, सरकार बनाने से इनकार कर देते तो मोहम्मद यूनुस को बिहार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है। कार्यकारी शक्ति को लेकर मतभेद होता है गवर्नर के साथ, तो इन्होंने मतलब सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में जब गवर्नर जब इस चीज को मान गया, चलो कार्यकारी शक्ति में प्रधानमंत्री का भी योगदान होगा, तो बाद में सरकार बनाते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण जो थे विधायक दल के नेता चुने गए थे, तो 1937 में सरकार बनाते, ध्यान रखना 20 जुलाई को, ठीक है। त्याग पत्र कौन दिया था? तो मोहम्मद यूनुस ने त्याग पत्र दे दिया था, ध्यान में रखना है, क्योंकि उनके पास क्या था? तो उनके पास बहुमत नहीं था, ठीक है, बस अंतरिम सरकार बनी थी। और श्री कृष्ण सिंह की बात करेंगे तो यहाँ पे वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो ध्यान रखेंगे अनुग्रह नारायण सिंह को नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? अनुग्रह, ठीक है, नारायण सिंह को मतलब वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था, ध्यान में रखना है, ठीक है, न कि मतलब राजेंद्र प्रसाद को। और राजनीतिक बंदियों के रिहाई के मांग को ठुकराने जाने के कारण 15 फरवरी 1938 को बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने यहाँ पे क्या त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। फिर 2 बार सरकारें बनती है, 2 बार त्याग पत्र होता है, बाद में जाके दो रीजन के वजह से प्रधानमंत्री त्याग पत्र दिया गया। राजनीतिक बंदी वाला भी प्रश्न था। दूसरा कारण क्या था रिजाइन देने का? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब शामिल करने की वजह से भी ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत को घोषणा कर देता है। हाँ बिल्कुल, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसी वजह से वो त्याग पत्र दे देते हैं, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। हाँ, राजनीतिक बंदी वाला क्या था? राजनीतिक बंदी वाला क्या था? तो सबसे पहले जो था ना राजनीतिक बंदी वाला, राजनीतिक बंदी जो थे ना, इनको रखा गया था ना
इनको छोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन छोड़ा नहीं जा रहा था। तो इस बात को लेकर काफी विवाद हो रहा था, क्योंकि मान लीजिए अपने लोगों का ही सरकार है, फिर भी राजनीतिक बंदी को लेकर कोई काम नहीं कर रहा था ना, तो जनता में अब विश्वास झलक रहा था। इस वजह से भी सरकार ने रिजाइन दे दिया। कितने महीने तक सरकार चली, तो अगर कोई पूछेगा तो कितने महीने तक सरकार चली, क्या बताएंगे? 18। तो 18 महीने तक सरकार बनी। ठीक है, चलिए आप देखेंगे आगे। निम्न में से कौन कथन सही नहीं है? कोलकाता में 1872 में स्थापित बिहार बंधु बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है, जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ। सर्वहितैषी पटना से प्रकाशित बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक था। द सर्च लाइट का हिंदी का सह प्रकाशन गुरु प्रसाद सिंह ने किया, ये गलत है। ठीक है, और मुंगेर से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र किसानों का मुख्य पत्र हुंकार था। बताना कौन सा? ठीक है, गलत है, क्योंकि बिहार हेराल्ड से जुड़े हुए थे ना गुरु प्रसाद सेन। एम आई राइट? सर्च लाइट सर इंग्लिश हुआ ना क्या? हाँ, सर्च लाइट इंग्लिश से था, इसके बहुत सारे वो थे, लेकिन ये गुरु प्रसाद सेन की बात करेंगे तो बिहार हेराल्ड से जुड़े हुए थे। और बिहार में सर्च लाइट के संपादक मुरली प्रसाद सेन थे, मुरली मोहन प्रसाद थे। क्या नाम था? मुरली मोहन प्रसाद। गुरु प्रसाद सेन की बात करेंगे, बिहार हेराल्ड से जुड़े हुए थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। और कोलकाता में 1872 में स्थापित बिहार बंधु बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, जो कि 1874 से पटना से प्रकाशित होना शुरू हुआ, लेकिन ये इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और सर्वहितैषी पटना प्रकाशित बिहार का प्रथम हिंदी था। ठीक है, ध्यान रखें, हिंदी दैनिक था, ये डेली आती थी। ठीक है, और द सर्च लाइट का हिंदी का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन जी ने नहीं किया था। किसने किया था? अभी जस्ट मैंने नाम बताया आपको, मनोहर प्रसाद। मुरली मनोहर प्रसाद। ठीक है, गुरु प्रसाद सेन की बात करेंगे द बिहार हेराल्ड से जुड़े हुए थे। ठीक है, किसानों की माउथ स्पीच की बात करेंगे, मुख्य पत्र की बात करेंगे तो हुंकार था, जिनके संपादक कौन थे हुंकार के? स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। ठीक है, ध्यान रखिए, स्वामी सहजानंद की केवल किसानों के हित के बारे में बात करती थी। ठीक है, अब आते हैं, देखिए ये 7 छात्र का नाम दिया हुआ है जो कि मतलब शहीद हो गए थे। ठीक है, और कब शहीद हुए थे तो क्या बताएंगे? सचिवालय गोलीकांड में लोग हाँ, ठीक है। अब देखेंगे इनमें से मिलान करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दो, उमाकांत, इनमें सबसे पहले उमाकांत प्रसाद जी, ये कहाँ से थे? सारण से आते थे। ठीक है, नरेंद्रपुर सारण से बिलोंग करते थे। ठीक है, जगपति कुमार की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये औरंगाबाद से आते, खरहाटी ओबरा औरंगाबाद से आते थे, ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद। देवीपत चौधरी की बात करेंगे, ध्यान रखें, देवीपत चौधरी जो थे सिलहट से आते थे। ठीक है, सिलहट से, जमालपुर सिलहट से आते थे, ध्यान रखेंगे। आप शायद ये भारत में साथ पड़ता भी नहीं है सर सिलहट। देश में है। हाँ, ये उस समय तो मुंगेर में था। ये सतीश दूसरा वाला प्रसाद झा, सिलेट, ये दूसरा सिलहट होगा। एगो असम वाला सिलेट दूसरा है जो अभी बांग्लादेश में। वो दूसरा सिलहट। ये मुंगेर कैसे आसाम के साथ सीमा बनाएगा भाई? वो दूसरा सिलहट। कोई गांव होगा, सिलेट गांव उसका। हाँ, सतीश प्रसाद झा की बात करेंगे तो खरगरा से आते थे। खरगरा कहाँ पे पड़ता है? तो खरगरा जो है उसको भागलपुर में पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा ये बड़ा डीप दे दिया है, गांव का नाम दे दिया, नहीं बहुत दिक्कत है। ठीक है, इसमें से पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी के कौन छात्र थे? पटना यूनिवर्सिटी के रामानंद से सार जगपति कुमार जो थे पटना यूनिवर्सिटी से सार, एक बार चेक कर लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र जगपति कुमार, एक बार देख लीजिएगा। याद नहीं होता। हाँ, ये याद नहीं होता, मुझे खुद ही याद नहीं है ये। ठीक है, मैं तो उसको ऑप्शन को छांट के बना देता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ मैं खुद भी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये कितने थे, कितने सही थे टोटल? ये 7 की 8? 7। ठीक है, ध्यान रखिए, 7 सही थे। ठीक है, और एक नोट पे भी इनका बनाया हुआ ना, किस नोट पे था इनका बनाया हुआ? पुराना वाला 100 रुपया के नोट पे है। ठीक है, पुराना वाला जो 100 रुपया का जो नोट जो है ना, उस पे इनका मिलेगा आपको। ठीक है, 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया। 1934 में औपचारिक रूप से आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की नींव रखी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य जयप्रकाश नारायण थे। समाजवादी पार्टी के किसानों और मजदूरों को संगठित करने और उन्हें आर्थिक रूप से न्याय दिलाने के उद्देश्य पर कार्य किया। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 1, 2, 4 सही है। ठीक है, मेरा तीसरा गलत है। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य की बात करें, जयप्रकाश नारायण थे, ये गलत लिया है। बाकी ये सही है, ये सही, ये सही। तो क्या होगा? सही है ना?
आचार्य नारायण ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। जेपी तो सचिव थे, ठीक है। तो आचार्य नारायण देव कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, और नारायण साहब की बात करेंगे तो ये सचिव थे, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से एक प्रमुख नेता भी जुड़े हुए थे, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। प्रश्न पूछ सकता है, क्या नाम है उनका? कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर भी इनसे जुड़े हुए थे, ठीक है। आचार्य नारायण देव थे मीनू मसानी। मीनू मसानी की बात करेंगे तो ये है लोक लेखा समिति की पहली अध्यक्ष बनी थी, विपक्ष की नेता रही है, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी मर्द थे। हाँ सोशलिस्ट हाँ मेल थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये जब लोकसभा के जब ये सॉरी विपक्ष की जब नेता थी ना लोकसभा में, तो पहली बार ना लोक लेखा समिति का हाँ। इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तभी से परंपरा चली आ रही है, जो विपक्ष का नेता जो होगा वही लोक लेखा समिति का क्या बनेगा, अध्यक्ष बनेगा। परंपरा मीनू मसानी के समय से ही चला आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा सही? तो 1 2 4 सही। बाकी यहाँ पे अध्यक्ष नहीं होगा, ये सचिव थे। अध्यक्ष की बात करेंगे तो आचार्य नारायण देव की बात करेंगे, अध्यक्ष थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। अब आते हैं 126 नंबर क्वेश्चन, देखिए। दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे शब्द चंपारण के किसानों की बदहाली पे किसने कहे थे? पीर मोहम्मद मोनिस। पीर मोहम्मद मुनिस, ठीक है। मुनिम लिखा हो लेकिन मुनिस है, ठीक है। इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चंपारण के किसानों का दयनीय अवस्था का जिक्र हिंदू पैट्रियाट में भी किया गया था। उसके लेखक कौन थे हिंदू पैट्रियाट के? हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है। बंगाल नाटक में भी, ठीक है, नील किसानों के शोषणकारी व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि 1860 की है। तो बंगाल का प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? नील दर्पण। नील दर्पण। नील दर्पण के लेखक का नाम बताइए क्या है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना। इनका जन्म, ठीक है, 10 अप्रैल 1871 को सारण जिला में हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बात हो रही, ठीक है। बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने में गठित मुख्य श्रेय इन्हीं को जाता है, तो ठीक है। 1909 में भागलपुर में बिहार प्रांतीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, और संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। तो बताइए, 1 2 4 तो पूरी तरीके से सही, 1 2 में से कोई सही है क्या? एक और भी कोई स्टेटमेंट सही है? तीसरा सही है। ठीक है, ये गलत है। इनका जन्म बक्सर में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बक्सर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। सारण में नहीं था, बाकी ये सही है, ठीक है। तो इनका जन्म बक्सर में हुआ था, 1871 में हुआ था। भागलपुर में बिहार प्रांतीय कांग्रेस का सम्मेलन होता है, उनमें अध्यक्षता करते हैं। 1936 में पटना विश्वविद्यालय के प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर नियुक्त किए गए। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे, ठीक है। अब बिहार को अलग करवाने में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। बिहार के आधुनिक पुरुष भी कहे जाते हैं, ठीक है। मतलब आधुनिक बिहार का निर्माता की बात करेंगे ना, इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। तो पहला गलत है, बाकी 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे, इसमें सही है, ठीक है। प्रभावती देवी, जो भारत में स्वाधीनता संघर्ष के बिहार की सक्रिय महिलाओं में से एक थी, इनके बारे में दिए गए कथनों पे विचार करना। ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी बच किशोर प्रसाद की पुत्री थी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी थी, ठीक है। बच किशोर प्रसाद जी की पुत्री थी, ठीक है। अब विवाह के लिए, जब विवाह के बाद, ठीक है, विवाह के बाद जयप्रकाश नारायण उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका गए, तो प्रभावती देवी गांधी के सानिध्य में साबरमती आश्रम में आ गई थी, ठीक है, जब जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका में थे, ठीक है। तिलक स्वराज फंड में धन जमा करवाने हेतु मुख्य भूमिका निभाई थी, बिल्कुल निभाई थी, ध्यान में रखना है। उन्होंने शिक्षा, बाल विवाह, प्रथा प्रथा तथा आदि का विरोध करके नारी समाज को जागृत किया था, तो ये भी ठीक है, ठीक है। इनका निधन की बात करेंगे, 1973 में इनका निधन हो गया था, कैंसर की बीमारी से इनका निधन हो गया था, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन महिला थी, ठीक है, ध्यान में इनको रखना। हाँ, इन्होंने एक और भी काम किया, आजादी के समय महिला चरखा समिति का गठन किया था। ये पूछा जा सकता है, महिला चरखा समिति का गठन किसने किया था? प्रभावती देवी ने किए थे, ठीक है। गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित थी। बिहार में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने में मुख्य भूमिका किनकी थी? जिन्होंने जमींदारी प्रथा को बिहार में समाप्त किया, तो कृष्ण बल्लभ सहाय को, ठीक है। किनकी थी? तो कृष्ण बल्लभ सहाय की इनकी मुख्य भूमिका थी, ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। 11 अगस्त 1942 को बिहार सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले 7 शहीदों में प्रथम कौन थे? पहला कौन थे? तो ध्यान, पहला के बाद रामानंद सिंह थे, ठीक है। तो पहला जो थे रामानंद सिंह को गोली लगी, गिर गए, फिर दूसरा आगे बढ़ा, वो भी गिर गए, तीसरा आगे बढ़ा, वो भी गिर गए, अंतिम तक जाके मतलब छात्रों ने मतलब झंडा फहराते, गोली लग रही थी, कोई गम नहीं, ठीक है। उनके जज्बा को सलाम देना चाहिए, ठीक है। मतलब कितने, यहाँ पे भी जो गोलीकांड जो हुआ था, मुंगेर गोलीकांड जो था ना, जो थाना पे झंडा फहराने के चक्कर में, तो वहां पर भी लोगों को गोली लग रहा था। तारापुर किस जिला में पड़ता? मुंगेर में है ना वो? मुंगेरी, जगह का नाम, ठीक है, इसीलिए मुंगेर गोलीकांड मैंने बोला। तो उसमें भी सेम कैटेगरी था,
उसमें तो कुछ लोग ऐसे मारे गए ना, इनका पता भी नहीं चला सो लोग को, वहां पे तो अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। ठीक है, तो हमें पता भी नहीं चला कुछ लोगों के बारे में। तो तारापुर गोलीकांड को बिहार में शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता है। ठीक है, रामानंद सिंह जो थे पहले इन्हीं को गोली लगी थी, इनको आपको ध्यान में रखना है। 11 अगस्त 1942 की घटना, पटना सचिवालय में। ठीक है, ये लोग काफी जोश में निकले थे और वहां पे जो था झंडा फहराना था। और उस समय पटना जिला न्यायाधीश की बात करेंगे तो जिला न्यायाधीश की बात करें उसमें आर्चर जो था, ठीक है, आर्चर था जिला न्यायाधीश उस समय। कौन था? आर्चर था। उसी ने मतलब गोली चलाने के लिए आदेश दिए थे, जिनमें 7 बच्चे जो थे सबके सब यंग थे। एक का उम्र तो मात्र 17 साल का भी था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनमें जो पहले जो थे ना 11वीं के छात्र जो थे, इनका नाम है रामानंद सिंह की बात करें, इन शहीदों में पहले थे, मात्र 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले थे। एक जो कोई थे मात्र 17 साल के ही थे। निम्न कथनों पर विचार करें। बकासत आंदोलन का संबंध सीमित किसानों की भूमि वापसी से है। इस आंदोलन का नेतृत्व छपरा में राहुल संकीर्त्यान तथा कार्यानंद शर्मा ने किया। बसाकत आंदोलन की शुरुआत बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो सारे ही सारे सही है। बकासत आंदोलन क्या था? तो मतलब आज कोई किसान जो हुआ आपसे पैसे लिए, ठीक है, चलो आप मुझे पैसे दे दो। अब पैसा मैं नहीं चुका पाया, ऋण आपको नहीं चुका पाया, उसके बदले में आपने मेरा भूमि जो ले लिया, तो बकासत मूवमेंट उसको बोलते थे। ठीक है, तो उस भूमि को वापसी की मांग कही जा रही थी। तो इसके लिए बहुत सारा आंदोलन शुरू हुआ, जो में राहुल संकीर्त्यान और कार्यानंद शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब बिहार में इसकी शुरुआत की बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, कार्यानंद शर्मा तो मुंगेर में किया था ना, बढ़िया ताल। एक बरहिया टाल मुंगेर में, पटना में, बासा बिहार में, छपरा में तो राहुल संकीर्तन थे। ठीक है, देख लेता हूँ। इस आंदोलन का नेतृत्व छपरा के राहुल संकीर्तन कार्यानंद शर्मा ने किया। सभी कथन सही है, यहाँ पे वही लिख रहा है। 4-5 इसमें आते हैं। ठीक है, एक मुंगेर से है, एक छपरा से है, यदुनंदन शर्मा देख लीजिएगा राजीव। हालांकि ऑप्शन को काटोगे कैसे आप, इसमें तो ये भी दिए हुआ है, क्या नाम है इसका यार, राहुल संकीर्त्यान भी है। ठीक है, देख लीजिएगा, इसमें दोनों सही लिया। बुनकर समुदाय के हित में मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो अब्दुल कयूम अंसारी ने किसकी स्थापना की? मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, और ये बहुत ही देशभक्त नेता थे। ठीक है, ध्यान रखिए, जब 1940 में जब अलग पाकिस्तान की मांग जो रहमत अली ने जब किया था, तो इन्होंने जमकर इसका विरोध किया था। ठीक है, इनका जन्म की बात करेंगे 1905 में देहरी ऑन सोन में हुआ था। अब आते 133 नंबर क्वेश्चन। नालंदा के, ठीक है, 12 गांव में स्थित नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? बता ही देंगे आप लोग, कनिंगम ने। ठीक है, तो कनिंगम ने नालंदा महाविहार का भी पता लगाया था। बोध गया में जो आप देखते हो ना, बौद्ध, वो उसका भी पता मतलब गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें बोध गया में हो, तो ये भी कनिंगम नहीं खोजा था। ठीक है, और इन्होंने कब ढूंढा था? 1861 में ढूंढा था। ठीक है, 1861 में बिहार के पुरातात्विक स्थलों की पहचान किया गया। इन्होंने बोध गया के बोधि मंदिर के बारे में तथा ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग की खोज की। बरगांव स्थित नालंदा महाविहार का निर्माण की थी। ठीक है, बरगांव बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसी बार बीपीएससी में प्रश्न पूछ दे, क्योंकि नालंदा महाविहार का, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण के बरगांव में है। ठीक है, अब बरगांव मतलब किस जिला में पड़ता है? नालंदा में ही पड़ेगा ना। ठीक है, जिला मुख्यालय कहाँ है? राजगीर में है। ठीक है, बरगांव के राजगीर में है। ठीक है, जिला पूछेगा तो नालंदा ही होगा। तबकाते नासरी की बात करेंगे तो इसमें बिहार मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यह भारत में लिखी गई फारसी भाषा की प्रथम पुस्तक है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट? दोनों की बात करेंगे, दोनों की बात के सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब तबकाते नासरी के, हाँ फारसी में था बिल्कुल, तबकाते नासरी फारसी में था। ठीक है, उसमें तुर्क डायनेस्टी, इस समय अभी का जो समय जो है, तुर्क प्रसाद दिल्ली सल्तनत का था। दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी? फारसी तो थी। ठीक है, और मुगलों की भाषा क्या थी? हाँ ठीक है, पर्शियन। ठीक है, मुगलों को भी ठीक है, पर्शियन, यही था, पर्शियन ही था। ठीक है, पर्शियन भाषा तो ब्रिटिश के समय में यूज होते रहता था। अभी भी कोर्ट कचहरी में आप जाओगे तो बहुत सारा पर्शियन भाषा आपको देखने को यूज मिल जाएगा। आजादी के बाद भी बहुत दिन तक पर्शियन यूज होते रहा। बेंटिक के वक्त में बैन हुआ था ना। हाँ, उसने मतलब इस भाषा को करके थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन करना शुरू किया था। तो इसके लेखक की बात की अब्बास खान शेरवानी है। ठीक है, तारीखे शेरशाही ध्यान रखना, इसकी तारीखे शेरशाही है और साथ में तबकाते नासरी है। इस सबके लेखक कौन है? सॉरी, मिस्टेक, इसका नाम है मिन्हाज सिराज। सॉरी,
अब्बास खान शेरवानी जो है तारीखे शेर शाही के लेखक है। किसके लेखक है? हाँ तारीखे शेर शाही के लेखक कौन है? अब्बास खान शेरवानी। थोड़ा सा इधर उधर हो गया। और तबकाते नासिरी की बात है मिहनाज उस सिराज, ठीक है, ये फारसी भाषा में लिखा गया पहला पुस्तक है। राजा राम मोहन ने भी फारसी भाषा में किताब लिखे थे, सॉरी क्या नाम था उनका फारसी भाषा में? तोहफतुल मोहिउद्दीन। हाँ यही था। अमीरातुल अखबार, वो तो अखबार था, लेकिन तोहफतुल हाँ मोहिउद्दीन लिखे हाँ थे। वो भी था, ठीक है। और इन्होंने फारसी भाषा की शिक्षा की बात करेंगे, पटना में गलत की थी, ठीक है। तो मिरातुल अखबार उनके द्वारा ही लिखा गया था। पटना में उन्होंने पर्शियन भाषा सीखा था, मतलब फारसी भाषा का सेंटर आपका पटना था, ठीक है। चलिए मिलाइए, इसमें क्या होगा? A का 5 होगा। हाँ, ए का 5 5 होगा बिल्कुल। और वन रियाज रत्नाकर का सलातीन का ज्योतिश्वर, ठीक होगा, है। गुलाम हुसैन होगा। सी का 4 होगा। सी का, चलिए बताइए उसके बाद क्या है? बसातिकुल उस अफसाना होगा। ऐसा है, अफसाना शाही का क्या होगा? शेख कबीर मिला हुआ है, ठीक है। सिराज उर सलातीन का क्या होगा? ठीक है, गुलाम रियाज सलातीन हुसैन। गुलाम हुसैन। और बसाती कुल उसका क्या होगा? इख्तिसाम दहलवी। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका हो जाएगा, ठीक है। डी का 1। डी किधर है भाई? डी का 1 है, ठीक है। दहलवी, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए, ठीक है। तारीखे फिरोज शाही पूछा जाएगा तब जियाउद्दीन बर्नी करना। रजनी रत्नाकर की बात है, चंदेश्वर हो जाएगा। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर हो जाएगा। रियाज उर सलातीन का गुलाम हुसैन है। बकियाते मुस्तकी की रजीकुल्लाह है। अफसाने शाही की बात करें शेख कबीर है। बसाती नुल उन्स की बात करेंगे इख्तान दिलहवी है, ठीक है। तबकाते नासिरी क्या हो जाएगा? मिहनाज उस सिराज। ये सारे के सारे पुस्तक में कॉमन चीज क्या है पता है? ये सारे के सारे पुस्तक जो है बिहार के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 16 अक्टूबर 1905 को सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में राखी बंधन का त्योहार मनाया गया। ये बात बिल्कुल सही है, कई बार हम लोगों ने रिपीट किया है। सतीश चंद्र चक्रवर्ती प्रख्यात देशभक्त अश्वनी कुमार दत्त के शिष्य थे, बिल्कुल ठीक है। दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अश्वनी कुमार दत्त के क्या थे? शिष्य थे, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है, मुंगेर में किस नेता का आगमन होता है? सुरेंद्र नाथ मांझी का, ठीक है। कहाँ पे होता है इनका आगमन? जहां पे जोरदार भाषण देते हैं, मुंगेर में ना? मुंगेर में, वेरी गुड, ठीक है। मुगल साम्राज्य में बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार करना। 1680 में मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। हालांकि ध्यान में रखना है, तो 1680 नहीं होगा, क्या होगा? 1580 होगा, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। हालांकि बिहार पे हमला कब किया था उन्होंने? 1576 में, ठीक है। उस समय बिहार का शासक कौन था जिसको पटना छोड़ के भागने पे मजबूर कर देते हैं? दाऊद खान था। थोड़ा वो ज्यादा काबिल बन रहा था, इसलिए उसको भागना पड़ा था, ठीक है। जहांगीर ने मुगल साम्राज्य को संभालने का बाज बहादुर को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, ये ठीक है, ठीक है। जहांगीर ने दरभंगा में नूर सराय नामक सराय का निर्माण किया। मेहरुन्निसा ने दिल्ली से बंगाल की यात्रा के दौरान बंगाल में रुकने के लिए किया गया था, ठीक है। तो कहाँ पे था? दरभंगा, ठीक है। हाँ, इसने नहीं बनाया था, शायद बनवाया था उसने, बनवाया था बाज बहादुर ने बनवाया था या कोई और ने? जहांगीर ने नहीं बनवाया था। जहांगीर ने दरभंगा में नूर सराय नामक सराय का निर्माण मेहरुन्निसा के बंगाल की दिल्ली जाने के क्रम में किया था। दिल्ली से बंगाल नहीं, बंगाल से दिल्ली होगा, ठीक है। हाँ, वो सही है, यहाँ पे ये उल्टा कर दिया इसने नहीं बनाया था सर, यही हाँ, चीज है। इसने बनाया तो जहांगीर थोड़ी ना बनवाया होगा, वहाँ का जो लोकल जो गवर्नर होगा उसको आदेश दिया होगा, वो बनाया होगा, लेकिन शासन का नहीं था। लेकिन ये मेहरुन्निसा आ रही थी कहाँ से? ये आ रही थी वर्धमान से, बंगाल की दिल्ली जाने के क्रम में, ठीक है। हाँ, बंगाल से आ रही थी, बंगाल से दिल्ली था, तो बीच में रुकने के लिए करवाया गया था, ठीक है। बिहार के बिहार शरीफ में मखदूम शाह दौलत का मकबरा है, ठीक है। तो ये भी गलत है, कहाँ पे है? मनेर में, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। यह मकबरा बिहार के मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण की पटना के स्थित कहाँ पे है? मनेर में, ठीक है। इसका निर्माण कब किया गया? 1616 में किया गया। किसने किया था? इब्राहिम खान ने किया था। किसने किया था ये भी पूछा जा सकता है, इब्राहिम खान ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित मुगल सम्राट एवं उसकी द्वारा नियुक्त किए बिहार के गवर्नर में कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है। तो कौन सा जोड़ा सही है बताना है। तो विकल्प डी सुमेलित नहीं है, मतलब औरंगजेब ने मीर जुमला को नहीं किया था,
ठीक है। बाकी अकबर ने मुनीम खा, ठीक है। लेकिन मुनीश खान ने है ना, मुनीम खान ठीक था। हाँ, मुनीस खान नहीं, मुनीम खान इंग्लिश था में क्या आई लिखा है? थिंक इसका इंग्लिश नाम। में मुनीम लिखा हुआ तो ठीक। देख लेता हूँ, मुनीस ही लिखा हुआ है, ठीक है। शाहजहां के समय में अब्दुल्ला खान और बहादुर फिरोज जंग थे, ठीक है। औरंगजेब के समय मीर जुमला नहीं था। औरंगजेब ने अपने पोता को बनाया था जिसका नाम क्या था? अजीम शाह। शाहजादा अजीम, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, शाहजादा। ये थोड़ा ज्यादा ही खर्च वगैरह गई, इसमें 2 करोड़ रुपया खर्च कर दिया था पटना के रियूनेशन पे, ठीक है। लेकिन फिर भी पटना नहीं बदला, तो पटना को इसने एक जगह भी बनाया, अजीमाबाद भी बनाया था, ठीक है। तो पटना को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इसने 2 करोड़ खर्च कर दिए थे उस समय, ठीक है। और 1702 में बनाया गया था, ध्यान में रखना है। ये औरंगजेब का प्रिय पत्र था। औरंगजेब को बेटा से उतना प्यार नहीं था, लेकिन पोता से को मानता था, ये चीज था उसमें। बेटा सबसे तो बहुत चिढ़ता था, ठीक है। वो जो बहादुर शाह जो प्रथम जो है, उससे तो इतना चिढ़ता था, शहजादा मच्छी मुअज्जम जिसको मारने कहते हैं, बहुत उसे चिढ़ता था वो, ठीक है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार किया। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक पे आधारित ग्रंथ है, ये तो बात बिल्कुल सही है। 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है, बिल्कुल ये ठीक है। 150 अध्याय है और 6000 श्लोक है, ये भी ठीक है, ठीक है। और ये गद्य और पद दोनों में है, तो ये भी आपका ठीक है, कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। अब ये बात करेंगे इनका जो अर्थशास्त्र, इसकी तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली किसकी है मैकियावेली? मैकियावेली। मेरी, आपकी, या फिर प्रिंस की मैकियावेली? प्रिंस प्रिंस की मैकियावेली मैकियावेली का प्रिंस जो ठीक लिखा है। था। हाँ, कौटिल्य के राज्य के कितने अंग माना है? 7 7 अंग माना है। इसको कौन सा थ्योरी बोलते हैं? अष्टांग। सप्तांग, ठीक है, सॉरी, बिल्कुल ठीक है, ध्यान सप्तांग। में। हाँ। हाँ बिल्कुल। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में उपस्थित विद्वानों को नवरत्न कहा जाता था। निम्न विद्वानों में उसकी कृतियों के साथ कौन नहीं मिल खाता है? ठीक है, मतलब बृहत संहिता के रचना, ध्यान में रखेंगे, किसने ये किया था? बिल्कुल ठीक है, बारामीर। अमर सिंह ने अमर कोश का रचना किया था, न कि शिल्प शास्त्र का। शिल्प शास्त्र के रचनाकार कौन थे? इनका नाम था शंकु। अरे शंकु ही थे ना, जो कि मतलब शिल्प शास्त्र में आर्किटेक्ट से मतलब ये जुड़े हुए थे, शंकु शंकु। नामे से पता चल रहा है, ठीक है। काव्य संरचना घटक पर, ठीक है। और मंत्र संहिता की बात करें, बेताल भट्ट, ठीक है। मैं सबका नाम बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अमर सिंह जो थे व्याकरण के क्षेत्र में जानकारी रखते थे, अमर कोश की रचना की। इन्होंने ना एक डिक्शनरी टाइप का तैयार उस समय कर दिया था। कालिदास की बात करेंगे, साहित्य के क्षेत्र में थे। अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, मालविका की मित्रम, सबकी रचना इन्होंने किया था। बारामीर की बात करेंगे तो ज्योतिष से थे, बृहत संहिता के रचयिता था। बेताल भट्ट की बात करेंगे तो मंत्र संहिता, भरूची व्याकरण थे, यह भी व्याकरण की रचना किया था। शंकु की बात करेंगे, शिल्प शास्त्र के थे। घट करपर की बात के काव्य संरचना। धन्वंतरि की बात की भगवान बोला जाता है, ठीक है। चिकित्सा आयुर्वेद के जनक है, ठीक है। छपनक की बात करेंगे तो ज्योतिष शास्त्र से थे, ठीक है। ये सब के सब जो थे क्या थे? इनके नवरत्न थे, ठीक है। ये गलत है, बाकी सबके सब सही है। सूत पिटक में बुद्ध के विचारों एवं उपदेशों का संग्रह मिलता है, तो बिल्कुल ठीक है। सूत पिटक गद्य एवं पद दोनों में मिश्रित है। ये 7 निकायों में विभाजित है, बताइए ये सही है कि नहीं? तो 141 का केवल ध्यान में रखेंगे तो केवल पहला ही सही है, ठीक है। क्योंकि ये जो 7 को निकाय दिया नहीं, गलत है, ठीक है। कितने निकाय है? 5 को निकाय है। कितने निकाय? 5 निकाय। दिग निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और साथ में खुद्दक निकाय, ठीक है। तो 5 निकाय है सूत पिटक का, न कि 7 निकाय, ठीक है। और इसमें ना सूत पिटक में बात करेंगे तो गौतम बुद्ध के विचारों का वर्णन मिलता है। विनय पिटक में बौद्ध संघ में शामिल होने के नियम है। और अरिदम पिटक में बात करेंगे तो बौद्ध संघ का क्या है? गौतम बुद्ध का दर्शन है, फिलॉसफी है। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पटना, नालंदा और समस्तीपुर जिला क्रमशः बिहार में सर्वाधिक आलू उत्पादन करने वाले जिले हैं, ठीक है। तो ये आपका सही है, ठीक है। अब बिहार में फसलों का उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन आम का हुआ, तो गलत है। क्या चीज का हुआ है आम की जगह पे? नहीं पता। अमरूद जगह का नाम का। नहीं। बिहार में अमरूद बहुत होता है, ठीक है। केला का। केला लिखा हुआ है। बिहार में 2022 में प्रचुर मात्रा में फल उत्पादन हुआ, जिनका कुल क्षेत्र 3.78 लाख हेक्टेयर। कुल उत्पादन का 52.3 केला वाला कहाँ लिखा हुआ है इसमें? हमको जहाँ तक याद है अमरूद ही था। बिहार में अमरूद सबसे ज्यादा होता है, ये तो ठीक है। बिहार अमरूद के उत्पादन में पहले नंबर, अमरूद है, लौकी, इस सब के उत्पादन में बिहार पहला नंबर पे। जो भी है गलत है, ठीक है। पहला वाला सही है, ठीक है। आलू का उत्पादन कहाँ पे? पटना, नालंदा और समस्तीपुर जिला में आलू का उत्पादन होता है, ठीक है।
तो पहला सही है, बाकी दूसरा गलत है। सॉल्यूशन में नहीं दिया है, किस फल का नाम नहीं दिया है, तो फल का नाम हाँ दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, ठीक है। केला पहले नंबर पे है, ठीक है। केला पहले नंबर पे, दूसरा पे आम है, तीसरा पे अमरूद है, चौथा पे लीची है, ठीक है। तो सबसे पहले केला, केला, फिर आम, फिर गावा, ठीक है, फिर मतलब लीची। लीची मुजफ्फरपुर के अलावा बिहार के और किस जिले में होता है? होता है दरभंगा। तो सब जिला में। वैशाली में लीची होता है दूसरा नंबर पे, आई थिंक सबसे ज्यादा वैशाली। चलिए, समेकित बागवानी विकास मिशन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना, क्या सही है? तो इसका आंसर दोनों सही लिया है, ठीक है। मतलब इसका कार्यान्वयन राज्य के 23 जिलों में किया जा रहा है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री बागवानी विकास निगम क्रियान्वयन राज्य के शेष 15 जिलों में किया गया, दोनों के दोनों सही है। वर्ष 2023-24 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में बिहार राज्य का अपना राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है, तो क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना है 6.4%। कितने परसेंट है? 6.4% है, ठीक है। सब इकोनॉमिक सर्विस है, इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में बिहार सरकार की कुल प्राप्ति कितना लिखा हुआ है? 1,99,270 करोड़ है, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 22-23 में बिहार की कुल व्यय 2,37,691 करोड़ है, ठीक है। बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला वाला गलत है, ठीक है, क्योंकि पहला जब वाला में क्या होगा आंसर? तो पहला वाला में होगा 1,99,270 करोड़, जो ठीक है। बिहार राज्य की आसाने प्राप्ति 22-23 में, ठीक है, 2,37,892 है। वर्ष 2021-22, अच्छा यहाँ पे 22-23 दिया हुआ है, ठीक है, और डाटा जो दिया हुआ है ना ये 21-22 का डाटा है, ठीक है, इसीलिए गलत है, क्योंकि 22-23 में कितना है? तो भाई 2,37,892 है, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिहार में वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय का हिस्सा का कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? राजस्व व्यय की बात करेंगे तो कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान में 80.8% है, ठीक है। बिहार राज्य सरकार द्वारा कुल राजस्व वर्ष 2017-18 के 88,220 करोड़ रुपए से बढ़कर 22-23 में कितना हो गया? तो 1,32,568 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। बात करेंगे बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 22-23 में बिहार में दावानल की घटनाएं कितनी है? दावानल क्या होता है? अच्छा, फॉरेस्ट फायर जंगल में आग लगने को बोलते हैं, ठीक है। इतना गाढ़ा हिंदी है दावानल, वो तो इंग्लिश ना रहे तो अभी बर्बाद हो जाए। फॉरेस्ट फायर, ठीक है। कितनी घटना हुई ऐसी, तो ध्यान रखना है 822 घटना ऐसे दर्ज किया गया है। हालांकि जंगल में जो आग लगने की जो सबसे ज्यादा, जो पहले नंबर पे जो राज्य उड़ीसा में जंगल में आग सबसे ज्यादा लगी है, ठीक है। हाँ, उत्तराखंड नहीं, उड़ीसा में सब है। हम उड़ीसा बता रहे हैं, उत्तराखंड जबरदस्ती। उड़ीसा में सबसे ज्यादा आग लगी, उत्तराखंड आई थिंक तीसरे नंबर पे, दूसरा नंबर पे सर मध्य प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा में कुछ योजनाएं चलाई गई है जो कि मतलब जंगल की आग से बचाया जा सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बॉम्बे, क्या नाम है उसका, बैम्बो बास्केट करके कुछ चलाया गया है, ठीक है, एयरफोर्स के द्वारा। ओडिशा कहाँ पे? उत्तराखंड में। सबसे अधिक आग लगने वाले में ओडिशा सबसे ज्यादा जंगल में आग लगी है, ठीक है। कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं से मिलकर बनी नदी पर स्थित जुआर कुंड जलप्रपात है, सुखलदरी जलप्रपात, ठीक है। कैमूर पठार में कन्हार नदी पे स्थित है। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर पठार में बिहार के कैमूर के उत्तर प्रदेश की सीमा पे स्थित है। बताना क्या सही है? 2 और 3 तो सही है, ठीक है, ये और ये सही है, ठीक है। पहला वाला गलत है। बिहार के दक्षिणी भाग में कैमूर एवं छोटा नागपुर के पठारों से अनेक छोटे बड़े जलप्रपात गिरते जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध ककोलत है। ककोलत नवादा में कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं से मिलकर नदी पे स्थित है, तो पहला तो गलत है, ठीक है। जुआर कुंड नहीं होगा यहाँ पे, ये तो सही है। कोडरमा पठार से क्या होगा? ककोलत होगा। क्या होगा? ककोलत। नवादा जो है ना झारखंड के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। और नवादा जिला जो ना कोडरमा के साथ ही सीमा बनाती है, ठीक है। नवादा कोडरमा सटा हुआ है, तो वहां पे कौन सा जलप्रपात है? ककोलत है, ठीक है। सुखलदरी कैमूर पठार में कन्हा नदी पे। करकटगढ़ जलप्रपात की बात करें बिहार में कैमूर एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पे है, ध्यान में रखना है, ठीक है। निम्न कथनों में विचार करना। देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पे है, बताइए सही है क्या? सही है। तो ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का बांका जिला वन क्षेत्र 2019 की तुलना
में वर्ष 2021 में 6.29 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, जो राज्य में सबसे अधिक बांका में, बिल्कुल ठीक है। अब वर्ष 2023 में बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज, न्यूनतम वर्षा अरवल में हुई, ठीक है। ध्यान रखिए तीनों के तीनों सही है। हालांकि पहले न्यूनतम वर्षा औरंगाबाद में होती थी, लेकिन अब जाके इसका स्थान अरवल ले लिया है, ठीक है। ध्यान रखो, औरंगाबाद आप आंसर ना मारे, ठीक है। पहले औरंगाबाद में न्यूनतम होता था, किशनगंज में सर्वाधिक हमेशा से होता था, लेकिन अब जाके अरवल ले लिया है। इसको आपको ध्यान रखना न्यूनतम वर्षा में, ठीक है। और बाकी बात करें देश का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करें भागलपुर में है, ठीक है। भागलपुर ध्यान में रखना है, ठीक है। और डॉल्फिन जो बिहार में जो पाया जाता है ना, वो किस प्रकार सूंस होता है, जो कि देख नहीं सकती है, ठीक है। सुल्तानगंज से कहलगांव तक 60 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है। अब बिहार में डॉल्फिन गंगा नदी के अलावा किस नदी में भी आप खूब मिलता है? गंगा के अलावा गंडक गंडक में, ठीक है। तो गंगा